अस्सलामुअलैकुम। चीनी हुकाम राजी नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया, हमारी हदूद में किसी भी मुल्क की फ़ौज को कदम रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी अकाबरीन में से एक हाकिम ने कहा, फरहाद और बाबा साहब के इदारे वाले अब आपके दोस्त नहीं रहे। उन्होंने आपको ट्रांसफार्मर मशीन तैयार करके दी थी, बाद में इस मशीन को तबाह कर दिया। आपके तमाम टेलीपैथी जानने वालों को अपनी एंटी टेलीपैथी दवा के ज़रिए नाकारा बना दिया। अब फरहाद के पास मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं है, इसलिए वो आपके इलाके में आ रहा है कि आप उसे गिरफ्तार करने में हमारी मदद नहीं करेंगे। उन्होंने जवाब दिया, फरहाद आपका मफरूर कैदी है। हमारे दरमियान कैदियों के तबादले के सिलसिले में कोई मुआहदा नहीं हुआ है। अगर फरहाद अपने किले में आएगा तो हम उसे आपके हवाले नहीं करेंगे। दूसरे चीनी हुकाम ने कहा, उसने ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए हमें फ़ायदा भी पहुंचाया और नुकसान भी। वो यहाँ आएगा तो हम उसका मुहासबा करेंगे, लेकिन अपने इलाके में आपकी फ़ौज या किसी जासूस को आने की इजाज़त नहीं देंगे। हांगकांग और उसके तमाम जनूबी जजीरों में चीन की फ़ौजें किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हो गईं। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक से आने वाले मुसाफिर बरदार तैयारों की परवाज़ें भी महदूद कर दी गईं। इन ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की सख्ती से चेकिंग होने लगी। इन हालात में मेरे तमाम दुश्मन बेदस्तोपा हो गए। ये समझ गए कि मुझे किले में पहुंचने से रोकने के लिए कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। अब वो अपने टेलीपैथी जानने वालों के जरिए ही मेरे खिलाफ कुछ कर सकते थे। हांगकांग में उनके बेशुमार जासूस थे। नंबर 7 और उसके दूसरे ख्यालख्वानी करने वाले साथी अपने सुरागरसानों के दिमागों में पहुंच गए। उनमें से कई मुकामी जासूसों को जजीरा लिन ताओ पहुंचा दिया गया। वो जासूस किले के अंदर घुसने की प्लानिंग करने लगे। वो किले के अंदर रहकर वहां पहुंचने वाले फरहाद को देखना और यकीन करना चाहते थे। उस किले के अहम अफराद को अपना अलहकार बनाकर मुझे ऐसाबी कमजोरियों में मुब्तला करना चाहते थे, और ये उसी वक्त मुमकिन होता जब वो किले के अंदर पहुंचने में कामयाब होते। अब भी वो मंसूबे बना रहे थे। चीन के अकाबरीन बाबा साहब के दारे वालों से रब्ता कर रहे थे। उन्हें यकीन दिला रहे थे कि वो जजीरा लिन ताओ में दुश्मनों को मेरे खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने नहीं देंगे। अगर वो राजदारी से मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो उनका मुहासबा किया जाएगा, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चीनी हुक्मरानों के लिए अच्छा मौका था। वो मेरे काम आकर पहले जैसी दोस्ती और पहले जैसा एतमाद कायम करना चाहते थे। एक चीनी हाकिम ने कहा, हम मिस्टर फरहाद से बराह रास्त गुफ्तगू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनसे मुसलसल रब्ता रहे और हम उनके लिए सहूलतें फराहम करते रहें। बाबा साहब के इदारे के इंचार्ज खलील बिन मुकर्रम ने कहा, मिस्टर फरहाद को कैदोबंद के दौरान में बड़ी अजियतें पहुंचाई गई हैं। वो जिस्मानी और दिमागी कमजोरियों में मुब्तला हैं, अभी ख्यालख्वानी के काबिल नहीं है, इसलिए आपसे बराह रास्त रब्ता नहीं कर सकेंगे। कुछ अरसे बाद रब्ता मुमकिन हो सकेगा। कोई बात नहीं, जब वो माली के किले में आएंगे तो हम उनसे मुलाकात का शरफ हासिल करेंगे। उस किले का दरवाज़ा 1 हफ्ते तक बंद रहेगा, कोई अंदर नहीं जा सकेगा और ना कोई अंदर से बाहर आ सकेगा। आप 1 हफ्ते बाद उनसे मुलाकात कर सकेंगे। बेशक उन्हें किले में पहुंचकर आराम करना चाहिए। हम 1 हफ्ते बाद उनसे मुलाकात करेंगे। चीनिया काबरीन को इत्मीनान हो गया था। हमसे दोबारा दोस्ती की राहें हमवार हो रही थीं। उन्होंने जजीरा लिन ताओ में अपने जासूस और फौजी पहुंचाकर इतना सख्त पहरा लगा दिया कि एक परिंदा भी किले की तरफ परवाज नहीं कर सकता था। अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक के जासूस परेशान हो गए। उन्हें सजाएं दी गई थीं, फिर उनके मुल्कों में उन्हें वापस भेज दिया गया था। उनका मंसूबा बुरी तरह नाकाम रहा था। वो फरार होने वाले फरहाद को बाबा साहब के इदारे में पहुंचाना चाहते थे। उस इदारे की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि जिस फरहाद को कैदी बनाकर अदालत में पेश करने के लिए ले जाया गया है, उसे वो अदालत से बाइज्जत बरी कराएंगे। अगर वो फरहाद इदारे में आना चाहेगा तो उसे फिर अदालत में पहुंचा देंगे। दूसरे दिन माली के किले में रहने वाले फरहाद ने ऐलान किया कि वो किले के अंदर पहुंच गए। अब उसे किसी दुश्मन से कोई खतरा नहीं। वो पनाह लेने के लिए कभी बाबा साहब के दायरे में नहीं जाएगा। इस तरह दुश्मनों की ये खुशफहमी खत्म हो गई थी कि वो जल्द ही बाबा साहब के दायरे पर हमला कर सकेंगे। नंबर 7 ने अपने आर्मी अफसरान से कहा, जो हमारी कैद में था वही असली था। हमने असली और नकली की उलझनों में उसे अहमियत नहीं दी। फरहाद की दूसरी डमी बनाने में मसरूफ रहे। एल्पा हमारी गफलत से फ़ायदा उठाकर असली फरहाद को हमारी कैद से निकाल कर ले गई। एक आला अफसर ने कहा, तुम उसके दिमाग में जाते थे, तुम उसे अंदर से ना समझ सके कि वो असली है, फिर हम उसे कैसे समझ लेते। तनवीमी अमल के ज़रिए उसका ब्रेन वॉश किया गया था। इसके बाद भी वो खुद को फरहाद कहता रहा। हमें यकीन कर लेना चाहिए था, लेकिन हम उज़्बेकिस्तान में पनाह लेने वाले फरहाद की वजह से कशमकश में मुब्तला हो गए थे। बहरहाल हम बुरी तरह नाकाम रहे हैं। एक तो असली फरहाद हाथ से निकल गया, दूसरा ये कि हम बाबा साहब के दायरे को नीस्त व नाबूद नहीं कर सकेंगे। वैसे अब ये पूरी तरह यकीन हो गया कि माली के किले में पनाह लेने वाला फरहाद असली है।
पहले बाबा साहब की टेलीपैथी जानने वाले और एल्पा जैसी खरांट औरत उनकी मदद कर रही थी। अब चीन के हुकाम उसे तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। अब वो पूरी तरह महफूज है। दुनिया का कोई भी शख्स मौत से चुपकर महफूज नहीं रह सकता। नंबर 7 ने कहा, मैंने अपने तमाम टेलीपैथी जानने वाले साथियों से कहा है कि अब वो चीनी फौज के अफसरान और उनके सुराग रसानों के दिमाग में जगह बनाएं। उनके जरिए हम में से किसी न किसी को किले के अंदर फरहाद के करीब पहुंचने का मौका मिल जाएगा। चीनी हुक्काम नादान नहीं थे। वह समझ रहे थे कि 8 अदद अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले चीनी अफसरान और आला ओहदेदारान को आलाकार बनाएंगे। लिहाजा हांगकांग और जजीरा लिनताओ में योगा के माहिर अफसरान और ओहदेदारान को ड्यूटी के लिए तैनात किया गया। गोया अब चीन और अमेरिका के दरमियान ठन गई थी। खुल्लम खुला जंग ना सही, लेकिन दरे पर्दा एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी थी। हमारे टेलीपैथी जानने वाले भी ये मालूम कर रहे थे कि ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन कहाँ कहाँ से सुरंग बनाते हुए किले के अंदर पहुंचना चाहते हैं। उन्होंने कोबरा और रास्पुटीन से रब्ता किया। उनसे कहा, अब तुम लोगों को उज़्बेकिस्तान के फरहाद की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। माली के किले में रहने वाले फरहाद के बारे में तस्दीक हो चुकी है, वही असली है। कोबरा ने अपनी बीवी एनजी से वादा किया था कि मेरे खिलाफ महाजराई नहीं करेगा, लेकिन एनजी की लाइलमी में मुझ पर हावी होने की कोशिश करता रहता था। माली के किले पर कब्जा जमाना और वहां का हाकिम बनना कोबरा का पुराना ख्वाब था। अमरीकी अकाबरीन चाहते थे कि वो अपनी टेलीपैथी के जरिए उनके काम आए और किले के अंदर असली फरहाद की शहरक तक पहुंचने में उनकी मदद करे। उसने माजरत करते हुए उनसे साफ कह दिया कि वो मेरे खिलाफ महाजराई में उनका शरीक नहीं बनेगा और मुझसे दुश्मनी नहीं करेगा। इस फैसले से उसकी बीवी अंजी खुश हो गई। अब वो बड़ी खामोशी से चीनी फौज के अफसरान और जासूसों के दिमागों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। रास्पुटीन ने अमरीकी अकाबरीन से कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि फरहाद माली के किले में पहुंचने वाला है। उसे पहुंचने से रोक सकते हो तो रोक लो। एक आला अफसर ने कहा, तुमने यह हमें इतला दी थी लेकिन हमारा साथ नहीं दिया। क्या तुम उसकी मुखालफत से डर रहे हो? मैंने डरना नहीं सीखा। दरअसल मैं एक अहम मामले में मसरूफ़ हूँ। जब तक उस मामले से निमट नहीं लूँगा किसी दूसरी जगह ध्यान नहीं दूंगा। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है, आला बीबी ने रास्पुटीन को अपनी तरफ उलझाया हुआ था। वो इन दिनों काहिरा के एक होटल में क़याम पजीर थी। आला बीबी को ये बात मालूम थी। वो अनजान बनकर यह जाहिर कर रही थी कि वो खुद आजकल काहिरा में दरिया नील के साहिल पर वक्त गुजारी है। रास्पुटीन ने उसे झूठ कहा कि वो पेरिस में है और मिस अननाउन आला बीबी से दोस्ती करने काहिरा पहुंचने वाले। आला बीबी ने अमरीकी अकाबरीन और दूसरे तमाम टेलीपैथी जानने वालों के अंदर शिद्दत से यह तजस्सुस पैदा कर दिया था कि ये मिस अननाउन कौन है, कहाँ रहती है और दूसरों के अहम राजों तक कैसे पहुंच जाती है। कोई ये नहीं जानता था कि वो नौजवान लड़की है या उम्र रसीदा औरत। ये शुबा किया जा रहा था कि अल्पा आवाज़ बदलकर मिस अननाउन के नाम से उन्हें धोखा दे रही है। बाद में ये शुबा दूर हो गया जब आला बीबी कालाकार के जरिए उनसे गुफ्तगू कर रही थी। तब नंबर 7 ने अल्पा को मुखातिब करके उससे बातें की थी। अल्पा किसी दूसरी जगह थी। यह साबित हो गया था कि अल्पा और मिस अननाउन दो अलग हस्तियां हैं। मैं सोनिया के साथ हांगकांग में था। खामोशी से यह तमाशा देख रहा था कि चीनी फौज और सुराग रसानों ने किले के अतराफ सख्त पहरा लगा रखा है। हांगकांग की पुलिस भी बड़ी मुस्तैदी से मेरे दुश्मन सुराग रसानों की बू सूंघती फिर रही थी। मैं भी ख्याल ख्वानी करता रहता था। सोनिया वहां की इंटेलिजेंस के डीजी की पर्सनल सेक्रेटरी बनकर यह मालूम करने की कोशिशें कर रही थी कि दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले किले तक पहुंचने के लिए किन अफराद के दिमागों पर कब्जा जमा रहे हैं। मैंने डीजी के दिमाग पर कब्जा जमाकर सोनिया को उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया। कोई उसे सोनिया की हैसियत से नहीं पहचानता था। वो डीजी और दूसरे आला ओहदेदारों से मुलाकात करने वालों पर कड़ी नज़र रखती थी। जिस पर शुबा होता था मुझे उसके दिमाग तक पहुंचा देती थी। हमारे दुश्मन बड़े बड़े ओहदेदारों के दिमागों में पहुंचकर उन्हें अपना आलाकार बना रहे थे। सोनिया ने कहा, मैं जिसकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ उसी पर मुझे शुबा है। ये चीनी फौज के अफसरान से फ़ोन के जरिए रब्ता करता रहता है, जबकि किले के आसपास ड्यूटी पर रहने वाले अफसरान बहुत सख्त हैं। वो हांगकांग इंतज़ामिया के किसी ओहदेदार से गुफ्तगू करते हैं, ना कोई ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने कहा, बेशक चीनी अफवाज के अफसरान बहुत मोहतात हैं। वो यहाँ के ओहदेदारों से भी कतरा रहे हैं। मैं अभी डीजी के अंदर जाकर हकीकत मालूम करता हूँ। डीजी से मेरी पुरानी वाकफियत थी। इससे पहले भी मैं और सोनिया हांगकांग में काफ़ी अरसा तक रह चुके थे। वहाँ के आला ओहदेदार हमें बहुत चाहते थे और हमेशा हमारी खिदमत के लिए तैयार रहते। डीजी फ़र्ज शनास और मुहिब वतन था। वो कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करता था। मैं खामोशी से उसके अंदर पहुंचा। उसके ख्यालात ने बताया कि वो परेशान है। उसकी जवान बेटी सूजी वॉन कहीं तफरीह के लिए गई थी। उसे अगवा कर लिया गया है। डीजी को धमकी दी गई थी कि बेटी के अगवा के सिलसिले में किसी से कुछ ना कहे, वरना वो उसे जिंदा वापस नहीं मिलेगी। सूजी वॉन को अगवा क्यों किया गया था?
क्या दुश्मन उसे कमज़ोर बनाकर उसके ज़रिए किले में पहुंचना चाहते थे? उसकी सोच ने कहा, मेरे उस दुश्मन का ताल्लुक फरहाद के मामला से नहीं। मेरा वो दुश्मन बदनाम ज़माना मुजरिम मास्टर तारपीडो है। मैंने उसके एक दस्ते रास्त को गिरफ्तार करके आहनी सलाखों के पीछे कैद किया। उस पर मुकदमा चलेगा तो उसे सजाए मौत होगी। उसका मुतालबा है कि मैं उसे रिहा कर दूं या जेल से फरार होने का मौका दूं। अगर मैं 24 घंटे के अंदर उसका मुतालबा पूरा नहीं करूंगा तो वो मेरी बेटी की इज्जत से खेलना शुरू कर देगा। अगर मैं मजीद 24 घंटे के बाद भी उसे रिहा नहीं करूंगा तो मास्टर तारपीडो मेरी बेटी को अजियतें देकर हलाक कर देगा। पहले 24 घंटे की जो मोहलत दी गई थी उनमें से 9 घंटे गुजर गए थे। सिर्फ 15 घंटे रह गए थे। डीजी के जहन में ये बात आई थी कि इस सिलसिले में फरहाद से मदद तलब करना चाहिए, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ डमी फरहाद ने मखसूस चैनल के ज़रिए कहा था कि अमेरिका में कैदी बनाकर उसे अजियतें पहुंचाई गई हैं, उसे हड्डियों का ढांचा बना दिया और वो दिमागी कमज़ोरी के बायस ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रहा है। डीजी यही समझ रहा था कि मैं बीमार हूँ, किले में रहकर अपनी तवानाई बहाल करूँ। इन हालात में उसकी मदद नहीं कर सकूँगा। उसकी सोच ने बताया कि इन दिनों मास्टर तारपीडो हांगकांग में है। फ़ोन के ज़रिए उसे रब्ता करते हैं। 20 घंटे गुजरने के बाद वो फिर उसे फ़ोन करेगा। मैं 20 घंटे गुजरने के बाद डीजी के ज़रिए तारपीडो की आवाज़ सुन सकता था, उसके दिमाग में पहुंच सकता था। अगर वो योगा का माहिर होता तो नाकामी हो सकती थी। मैं उसके दस्ते रास्त के ज़रिए उसके बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकता था। मैंने उसे फ़ोन के ज़रिए दस्ते रास्त से बातें करने पर माइल किया। उसने फ़ोन पर जेलर से कहा, कैदी नंबर 207 से बातें कराओ। जब कैदी 207 फ़ोन पर बातें करने आया तो मैं उसकी आवाज़ सुनते ही उसके अंदर पहुंच गया। मास्टर तारपीडो के उससे दस्ते रास्त का नाम एंडी माइकल था। उसकी सोच ने बताया कि मास्टर तारपीडो उसे जान से ज़्यादा चाहता है। उसकी रहाई के लिए वो पूरे हांगकांग में आग लगा देगा, कानून के मुहाफिजों का जीना हराम कर देगा। एंडी माइकल के ख्यालात ने बताया कि उसका बॉस मिस्टर तारपीडो एक सियाह फार्म हबशी है। वह अहम ज़रूरियात के वक्त ही उसे मुलाकात करता है, वरना रूपोश रहते हैं। अपना चेहरा और हुलिया बदलने में उसे महारत हासिल है। किस वक्त किस मुल्क में जाकर किस भेष में रहता है ये कोई नहीं जानता। आलमी शोहरत याफ्ता जासूस और इंटरपोल वाले भी उसकी असल सूरत शक्ल से उसे पहचान नहीं सकते थे। किसी को मालूम नहीं था कि उसका असल रूप क्या है। एंडी माइकल की सोच ने बताया कि वो कद्देआवर बॉडी बिल्डर है। मैं समझ गया कि वो योगा का माहिर है। मुझे अपने अंदर नहीं आने देगा। मुझे दूसरे ज़राए से उस तक पहुंचना होगा। मैंने सोनिया को तारपीडो के मुतल्लिक बताया। उसने कहा, मैं समझ रही थी कि किले के अंदर पहुंचने के लिए डीजी को अलाकार बनाया जा रहा है, लेकिन यह मामला मुख्तलिफ है। माजी में डीजी से हमारी अच्छी दोस्ती रही है, हमें उसके काम आना चाहिए। डीजी के ख्यालात ने बताया कि उसकी बेटी सूजी वॉन अपनी सहेलियों के साथ मकाओ की तरफ जा रही थी जब उसे अगवा किया गया। उसे मकाओ या हांगकांग के किसी इलाके में छुपा कर रखा गया होगा। सोनिया ने कहा, तारपीडो ने पिछली बार डीजी के ऑफिस में फ़ोन किया था। मैंने CLI से मालूम किया, वो फ़ोन हांगकांग के एक इलाके से किया गया था। मैं उस इलाके में गई थी। एक्सचेंज से पता चला वो फ़ोन एक ऐसे मकान में था जहां पेइंग गेस्ट आकर रहते हैं। उस मकान के बूढ़े मालिक ने बताया, सुबह एक सेहतमंद और कद्देआवर शख्स ने मकान का एक कमरा किराए पर हासिल किया था। 2-4 घंटे तक वहां रहा और वहां का फ़ोन इस्तेमाल करता रहा। फिर वहां से चला गया, शायद रात को वापस आएगा। मैंने कहा, तारपीडो ने सिर्फ फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए वहां का कमरा किराए पर हासिल किया होगा। अब वो उस मकान में वापस नहीं आएगा। ये जानता है कि इंटेलिजेंस वाले फ़ोन नंबर मालूम करके वहां ज़रूर पहुंचेंगे। आइंदा वो किसी दूसरी जगह से फ़ोन करेगा। सोनिया उस वक्त डीजी के ऑफिस में थी। मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए उससे बातें कर रहा था। उसने फ़ोन की घंटी सुनकर कहा, जस्ट अ मिनट, ज़रा फ़ोन अटेंड कर लूँ। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया, फिर कहा, हेलो डीजी ऑफिस। दूसरी तरफ से एक भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी, हेलो, तुम डीजी की पर्सनल सेक्रेटरी हो? जी हाँ, फरमाइए। बहुत स्मार्ट हो। ऑफिस ड्यूटी के अलावा जासूसी भी करती हो। मेरा ख्याल लगाने उस बूढ़े के मकान में गई थी। वो मुस्कुराकर बोली, तुम्हें गिरफ्तार कराना होता तो पुलिस फोर्स के साथ जाती। मैं जासूस नहीं हूँ, तुम्हारी फ़ैन हूँ। तुम जुराइम की दुनिया में एक हीरो की तरह मशहूर हो। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी। तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं वही हूँ जिसकी तुम कदरदान हो? मेरा अंदाज़ा गलत हो सकता था। अगर तुमसे मुलाकात होती और तुम मेरे आइडियल तारपीडो ना होते तो मैं मायूस हो जाती। बेहतर है मायूस हो जाओ। अब तुम CLI में मेरा दूसरा फ़ोन नंबर देखकर इस तरफ आओगी तो जिंदा वापस नहीं जाओगी। अगर मैं तुम्हारे दस्ते रास्त एंडी को जेल से निकालकर तुम्हारे पास पहुंचा दूं तो क्या इसके बाद भी मुझे दुश्मन समझोगे? तुम बहुत बड़ा दावा कर रही हो। ये बताओ, एंडी को किस तरह जेल से निकालोगी? वो बोली, डीजी बूढ़ा और अय्याश है। अगर मैं अपनी जवानी के शीशे में उसे उतार लूँ तो फिर वो मेरे इशारों पर नाचेगा।
तुम्हारे खास आदमी को जेल से ज़रूर फरार कराएगा। हाँ, ये मानने वाली बात है। तुम उसे शीशे में उतार सकती हो। तुम्हारा काम हो जाएगा तो मुझसे मुलाकात करोगे। तुम एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दोगी। इनाम ज़रूर दूंगा, जो ख्वाहिश करोगी उसे पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहूँगी। ठीक है, तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी होगी। तुम CLI में मेरे इस मोबाइल फ़ोन का नंबर देख रही हो। इस नंबर पर जब भी रब्ता करोगी मैं तुमसे बातें करूँगा। क्या ये मोबाइल फ़ोन पहले तुम्हारे पास नहीं था? नहीं, अभी मैंने एक शख्स से छीना है। आज ये मेरे पास रहेगा। कल इसे फेंक कर कोई दूसरा फ़ोन किसी से छीन लूँगा। ओके, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। उसने रब्ता ख़त्म कर दिया। मैंने कहा, तुमने उसे दोस्ती करने के लिए जाल फेंका है, वो तुम्हें आजमाएगा और मैं आजमाइश पर पूरी उतरूंगी। तुम DG को मजबूर करो, वो एंडी माइकल को जेल से रिहाई दिलाएगा। एंडी रिहा हो जाएगा, लेकिन तारपीडो कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। वो तुमसे झूठा वादा कर रहा है। झूठा वादा ही सही। जब एंडी जेल से फरार होगा तो तुम उसके अंदर रहकर तारपीडो तक पहुंच सकोगे। ये कोई मसला नहीं था। मैंने DG के अंदर जाकर उसे इस बात पर आमादा किया कि बेटी की आबरू सलामत रखने के लिए उसे तारपीडो के मुतालबे को तस्लीम कर लेना चाहिए। जब तारपीडो ने 20 घंटे बाद फ़ोन किया तो DG ने कहा, आज आधी रात के बाद तुम्हारे दस्ते रास्त एंडी माइकल को जेल से फरार होने का मौका दिया जाएगा। तुम मेरी बेटी को जिंदा सलामत वापस करोगे, उसकी आबरू पर कोई हरफ ना आए। तारपीडो ने कहा, तुम्हारी बेटी सलामत रहेगी और उसकी आबरू भी। ये बताओ तुम राज़ी कैसे हो गए? DG ने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कहा। मेरी पर्सनल सेक्रेटरी जितनी हसीन है उतनी ही ज़हीन भी है। मैं उसके मशवरे पर अमल कर रहा हूँ। उसने कहा है कि वो मेरी बेटी को वापस लाएगी। तुम बताओ, मेरी सेक्रेटरी को कहाँ आना चाहिए? उसे कहीं आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूजी वॉन खुद ही तुम्हारे पास पहुँच जाएगी। सॉरी, मैं तुम पर अंधा भरोसा नहीं करूँगा। जहाँ तुम सूजी वॉन को मेरी सेक्रेटरी के हवाले करोगे वहीं तुम्हारा दस्ते रास्त एंडी तुम्हारे हवाले किया जाएगा। वो गुर्रा कर बोला, तुम्हारी बेएतमादी दुरुस्त है। हम भी मोहतात रहेंगे। सूजी वॉन और एंडी का तबादला सी पोर्ट में होगा। हमारी एक स्पीड बोट में सूजी वॉन होगी, वो पोर्ट से उतरेगी और एंडी उसमें सवार होगा। वो बोट खुले समुंदर में जाएगी। क्या इस तरह तबादला मंजूर है? DG ने मेरी मर्जी के मुताबिक मंजूर किया। ये मामला तय हो गए कि आधी रात के बाद एंडी को जेल से निकालकर सुबह होने से पहले सूजी वॉन से उसका तबादला किया जाएगा। अब मैं अपनी चाल चलने के लिए सूजी वॉन के दिमाग में आ गया। आला बीबी ने खूब चाल चली थी। रास्पुटीन को झांसा दिया था कि वो काहिरा में दरिया नील के साहिल पर है और उससे दोस्ती कर सकती है। रास्पुटीन भी काहिरा में था, लेकिन ये जाहिर कर रहा था कि पेरिस में है और उसे दोस्ती करने की खातिर दूसरी सुबह तक काहिरा पहुंच जाएगा। आला बीबी ने दोस्ती की यह शर्त रखी थी कि वे एक दूसरे के रूबरू नहीं आएंगे। एक शहर में रहते हुए भी सिर्फ ख्याल ख्वानी के जरिए राब्ता रखेंगे। कभी कोई बुरा वक्त आएगा तो फौरन एक दूसरे की मदद के लिए पहुंचेंगे, लेकिन एक दूसरे का पता ठिकाना नहीं पूछेंगे और ना ही धोखे से अता पता मालूम करके किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। रास्पुटीन एतमाद के काबिल नहीं था। उसने दोस्ती की बात शुरू होते ही यह तय कर लिया था कि दरिया नील के साहिल पर मिस अननोन आला बीबी को तलाश करेगा। फिर बड़ी चालाकी से उसे दिमागी कमजोरी में मुब्तला करके उसे अपनी मामूला बनाएगा। इसलिए उसने झूठ कह दिया था कि वो पेरिस में है, ताकि आला बीबी साहिली इलाके में आज़ादी से कहीं घूमती फिरती मिल जाए। कहीं बंगले या तफरीगाह में हिकमत अमली के जरिए उसे पहचाना जा सकता था। वह झूठ और फरेब से ही काबू में आ सकती थी। आला बीबी उसकी मक्काराना अज़ाइम को समझ रही थी। ये जानती थी कि वह नील के साहिल पर एक होटल में है। इस वक्त वो आला बीबी की तलाश में नील के साहिल पर भटक रहा था। आला बीबी ने उस होटल के किचन में काम करने वाले अहम अफराद को आलाकार बना लिया। वो लंच या डिनर के वक्त खाने के लिए आता तो वो किचन में काम करने वाले के जरिए उसके खाने में साबी कमजोरी की दवा मिला देती। इस तरह वो रास्पुटीन को अपना मामूल बना लेती। वो दोनों दोस्त बनकर एक दूसरे के खिलाफ चालें चल रहे थे। वो नहीं जानता था कि आला बीबी उसके खिलाफ क्या कर रही है, लेकिन आला बीबी ने उसका पता ठिकाना मालूम कर लिया था और किचन में काम करने वालों के जरिए उसकी खोपड़ी में पहुंचने वाली थी। उसने जिस होटल में काम किया था वहाँ नबीला नामी एक हसीन लड़की इस्तकबालिया काउंटर पर थी। रास्पुटीन का दिल उस पर आ गया था। उसने एक रात के लिए दोस्ती करनी चाहिए तो नबीला नाराज़ हो गई। उसने साफ कह दिया कि वो कोई बाजारी लड़की नहीं है। ऐसे वक्त आला बीबी ने रास्पुटीन से दिमागी राब्ता करते ही नबीला की आवाज़ सुन ली थी। फिर नबीला के अंदर रहकर उस होटल के दूसरे अहम अफराद को आलाकार बनाती रही। रास्पुटीन ये ना जान सका कि वो नबीला को अपना मामूल बना चुकी है। वो तो मिस अननोन जैसी तेज़ तरार टेलीपैथी जानने वाली को अपनी दाश्ता बनाने की धुन में उसे तलाश कर रहा था। दरिया नील के साहिल पर कई किलोमीटर तक आबादी थी। साली कॉटेज और बेशुमार तफरीगाहें थीं। वहाँ किसी अजनबी चेहरे वाली को एक ही दिन में तलाश नहीं किया जा सकता था। फिर भी वो जवान और बूढ़ी औरतों के दिमागों में झांक रहा था। एक ख्याल ये था कि दूसरों के अहम राज मालूम करने वाली, दूर की कौड़ी लाने वाली अननोन कोई उम्र रसीदा औरत होगी।
लेकिन उसकी शौकी और खनकती हुई आवाज़ बताती थी कि वो कोई नौखेज़ जवान लड़की है। उसे ढूंढ निकालने के बाद ही उसकी असलियत मालूम हो सकती थी। इसलिए वह जवान और बूढ़ी सभी औरतों को टटोल रहा था। हमारी दुनिया की आबादी 6 अरब से कुछ ज़्यादा है। उनमें से हर इंसान के अंदर घुसकर मालूम किया जाए तो उनकी अपनी एक कहानी होती है। किसी की कहानी यूं ही आम सी होती है, किसी की बहुत ही दिलचस्प होती है। अगर हर शख्स के दिमाग में घुसकर उसकी कहानी पढ़ी जाए और लिखी जाए तो मेरी ये दास्तान क़यामत तक ख़त्म नहीं होगी। वो सुबह से मिस अननोन को तलाश कर रहा था। कितने ही दिमागों को पढ़ता हुआ शाम तक एक हसीन दोशीज़ा के अंदर पहुंचा। जो हसीना उसे पसंद आ जाती थी वो उसके अंदर पहुंचकर उसके बारे में बहुत कुछ मालूम कर लेता था। उस हसीना में भी बला की कशिश थी। उसका नाम मोना था। वो इस एतबार से दिलचस्प थी कि वह तन्हाई में मर्द की गुर्बत से डरती थी। उसके जहन में ये बात नक्श हो गई थी कि मर्द अकेले में बड़े प्यार से बड़ी तकलीफ़ें पहुंचाती हैं। उसने तय कर लिया था कभी किसी से शादी नहीं करेगी और ना ही किसी को दोस्त बनाएगी। ये फैसला करने के बावजूद उसके अंदर कुदरती तकाजे मचलते थे। वो कश्मकश में रहती थी कि किसी साथी के बगैर पहाड़ जैसी जवानी कैसे गुजरेगी। एक खरांट औरत ने मिशी मोना की परेशानी मालूम करने के बाद कहा, तुम परेशान क्यों होती हो? ये अच्छा ही है कि मर्द की मोहब्बत नहीं चाहती। ये मर्द झूठे और फरेबी होते हैं, इनसे दूर ही रहना चाहिए। मगर मेरी तन्हाई मुझे मारे डालती है, मिशी मोना ने उस औरत की बात सुनकर कहा। फिर इस औरत से गहरी दोस्ती हो गई। कुछ दिनों बाद उसे अपने अंदर कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। इस औरत से भरपूर प्यार और मोहब्बत मिलने के बावजूद उसे अपने अंदर खलासा महसूस होने लगा, कोई कमी महसूस होने लगी। रास्पुटीन उसके ख्यालात पढ़ रहा था और उसके हुस्न शबाब से मुतासिर हुआ था। ये ख्याल आया था कि वो मिस अननोन हो सकती है, लेकिन ख्यालात पढ़ने के बाद इस जवान लड़की का मसला दिलचस्प लगा। उसने सोचा, मिशी मोना ज़बरदस्त है, मैं इसके अंदर किसी साथी की शदीद ख्वाहिश पैदा करूंगा तो ये पके हुए फल की तरह मेरी आगोश में आ जाएगी। इस वक्त वो एक साली रेस्टोरेंट में था। वहाँ कई औरतें थीं। उसने फैसला किया पहले उनके दिमागों में जाकर मिस अननोन को तलाश करेगा, फिर वहाँ किसी किराए के कॉटेज में मिशी मोना को अपने ज़रिए से लाकर एक रंगीन रात गुजारेगा। उसे जितनी भी औरतें और हसीन लड़कियां दिखाई दे रही थी वो उनके दिमागों में बारी बारी जाने लगा। अपनी मसरूफियात के बायस अपने होटल में लंच के लिए ना जा सका। आला बीबी ने अपने आलाकारों के जरिए मालूम किया वो होटल वापस नहीं आया था। वैसे इत्मीनान था कि रात को खाने और सोने के लिए ज़रूर आएगा। उस वक्त उससे निमट लिया जाएगा। द्राय नील के साहिल पर हसीनों का मेला लगा रहता था। इन हसीनाओं के दिमागों को पढ़ते पढ़ते उम्र गुजर जाती, लेकिन मेला ख़त्म ना होता। रास्पुटीन ने एक और हसीना को देखा। वो एक सहेली के साथ थी। उसके बदन की खूबसूरती देखकर अंदाज़ा होता था कि वो किसी हेल्थ क्लब में वर्जिश करती है और अपने बदन को खूब से खूबतर बनाए रखती है। ऐसी लड़कियां योगा की माहिर भी होती हैं। रास्पुटीन ने सोचा, अगर वो योगा जानती है तो फिर ये मिस अननोन हो सकती है। इसके अंदर ज़रूर पहुंचना चाहिए। उसने पहले उसकी सहेली के दिमाग को पढ़ा। सहेली की सोच ने बताया कि इस खूबसूरत बदन वाली का नाम नैन्सी है। आज सुबह ही नैन्सी से दोस्ती हुई थी, लिहाजा वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती। इतना मालूम था कि वो कई मिनट तक सांस रोक लिया करती है और उसने मार्शल आर्ट में भी बड़ी महारत हासिल कर रखी है। रास्पुटीन की बेचैनी बढ़ गई। उसे यकीन की हद तक शुबा हुआ कि वही मिस अननोन है। किसी तरह उसके दिमाग को कमज़ोर बनाकर उसके चोर ख्यालात पढ़कर उसकी असलियत मालूम करनी चाहिए। वो नैन्सी की मेज़ पर आकर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो बोली, अगर कोई ज़रूरी बात करनी हो तो बैठ सकते हो। वो एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैं एक नजूमी हूँ, यहाँ साहली इलाके में लोगों के हाथ देखता हूँ, उनकी ज़िंदगी के हालात बताता हूँ, इस तरह मेरी कमाई होती रहती है। नैन्सी ने मुस्कुराकर कहा, औरतों को अपने मुस्तकबिल की बड़ी फिक्र होती है, मुझे भी है। मैं मालूम करना चाहूँगी कि मेरे आने वाले दिन कैसे होंगे। उसने अपनी दाहिनी हथेली उसकी तरफ बढ़ाई। वो बोला, दाहिनी नहीं, बाएं हथेली। औरतों का बाएं हाथ देखा जाता है। उसने बाएं हथेली बढ़ाई। वो दोनों हाथों से इसे थाम कर बोला, इस हाथ को छूकर अंदाज़ा होता है कि तुम आम लड़कियों की तरह नाजुक नहीं हो। हाथ की ये लकीर बताती है कि लंबी उम्र है, लेकिन ज़िंदगी आसान नहीं, बड़ी दुश्वारियों का सामना करती रहोगी। वो बोली, माजी में भी दुश्वारियों का सामना किया है। आजकल हालात कुछ बेहतर हैं, अब तुम मुस्तकबिल से डर आ रहे हो। वो बोला, तुम डरने वाली नहीं हो, बड़ी दिलेर और जहानत से ज़िंदगी गुजारी हो। तुम्हारे अंदर एक गैर मामूली सलाहियत है। उस सलाहियत के ज़रिए तुम दूसरों के भेद मालूम कर लेती हो। ताज्जुब है, मुझ में तो ऐसी कोई सलाहियत नहीं है। तुम इस सलाहियत को दुनिया वालों से छुपाती हो, मुझसे भी छुपा रही हो, जबकि तुम्हारे हाथ की लकीर साफ तौर से कह रही है कि तुम अपनी इस गैर मामूली सलाहियत से बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करती हो। बेहतर है तुम मुझसे ना छुपाओ। वो बोली, ज़रा ठहरो, मुझे सोचने दो, आखिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी सलाहियत है। वह सर झुकाकर सोचने लगी। ठीक उसी वक्त आला बीबी ने रास्पुटीन से रब्ता करना चाहा। ख्याल खोने की परवाज़ करती हुई उसके अंदर आई तो वह मुस्कुराकर नैन्सी को देखते हुए बोला, हेलो मिस अननोन, तुम्हारा असल नाम नैन्सी है। उधर नैन्सी ने सर उठाकर उसे देखा। इधर आला बीबी हंसते हुए बोली, तुम मुझे नैन्सी क्यों कह रहे हो?
नैन्सी ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे मिस अननोन क्यों कह रहे हो? वो उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम इस वक्त मेरे सामने भी बैठी हो और मेरे दिमाग में भी हो। वो फिर हैरानी से बोली, मैं तुम्हारे दिमाग में भी हूँ? यानी तुम ये कहना चाहते हो कि मैं टेलीपैथी जानती हूँ? तुम कैसे नजूमी हो? वो हंसने लगी। उधर आला बीबी उसके दिमाग में हंसते हुए बोली, वाह मिस्टर रास्पुटीन, तुम समझ रहे हो वो सामने बैठी हुई लड़की मैं हूँ? वो उलझ सा गया। नैन्सी से बोला, अगर तुम मिस अननोन नहीं हो तो मुझे अपने दिमाग में आने दो। वह हैरानी से बोली, क्या तुम टेलीपैथी जानते हो? मैंने इस इल्म के बारे में पढ़ा है और बहुत कुछ सुना है। प्लीज़ मेरे अंदर आओ, मैं देखना चाहती हूँ कि कोई दिमाग के अंदर कैसे आता है, कैसे बोलता है। वो दूसरे ही लम्हे नैन्सी के अंदर पहुँच गया। वो बेचैनी महसूस करते हुए बोली, मेरा जी चाहता है सांस रोक लूँ, अजीब सी बेचैनी है। वो अपने एहसासात बयान कर रही थी। रास्पुटीन ने उसके चोर ख्यालात पढ़कर मालूम कर लिया कि वो मिस अननोन नहीं है। आला बीबी ने कहा, तुम इसके अंदर हो, ये देख रहे हो कि वो ख्याल ख्वानी नहीं कर रही और मैं तुम्हारे अंदर हूँ। वो बोला, हाँ, मुगालता हुआ था और तुम खुश हो गए थे कि मेरे करीब पहुँच गए हो। तुम समझ सकती हो, मैं किसी प्लानिंग से नैन्सी के पास नहीं आया था। ये मुझे अच्छी लग रही थी, मैं इससे दोस्ती करना चाहता था। तुमने वादा किया है कभी धोखे से करीब नहीं आओगे और मुझे ट्रैप नहीं करोगे। तुम आइंदा देखोगी मैं अपनी ज़ुबान पर कायम रहूँगा। तुमने कहा था पेरिस में हो, फिर नील के साहिल पर कैसे पहुँच गए? अभी 2 घंटे पहले एक फ़्लाइट से आया हूँ। तुम्हें जब भी मुझ पर शुबा हो तो वजाहत तलब कर लिया करो। इस तरह मैं सफाई पेश करके तुम्हारी गलत फहमी दूर किया करूँगा। बाय द वे, अभी किस लिए रब्ता किया है? तुमसे ये पूछने आई थी कि काहिरा कब पहुँच रहे हो। तुम तो पहुँच ही गए हो। ये नैन्सी बहुत खूबसूरत है, एंजॉय करो, फिर किसी वक्त रब्ता करूँगी। खामोशी छा गई। वो जा चुकी थी। नैन्सी ने पूछा, तुम बड़ी देर से खामोश हो, क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें अपने अंदर महसूस नहीं कर रही हूँ। रास्पुटीन खतरा महसूस करने लगा। उसका तजुर्बा कह रहा था कि मिस अननोन ने नैन्सी की बातें सुनी है। अब वो नैन्सी के अंदर रहकर उसके जरिए मालूमात हासिल करती रहेगी कि वो कहाँ रहता है और क्या करता फिर रहा है। वो कुर्सी से उठते हुए बोला, सॉरी, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। वो भी उठते हुए बोली, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है? तुम टेलीपैथी जानते हो, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। उसका शुबा यकीन में बदलने लगा कि मिस अननोन नैन्सी के अंदर रहकर लगावट जाहिर कर रही है, उसके साथ उसकी रिहाइशगाह तक पहुँचना चाहती है। वो बोला, मिस अननोन, तुम्हें नैन्सी के ज़रिए मेरा पीछा नहीं करना चाहिए, ये सरासर वादा खिलाफी होगी। नैन्सी ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे बार बार मिस अननोन क्यों कहते हो? मैं नैन्सी हूँ, मेरे ख्यालात पढ़कर मालूम कर लो। मुझे ख्यालात पढ़ने की फुर्सत नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे पीछे ना हो। अगर आओगी तो मैं नैन्सी को चलने फिरने और ताक़ुब करने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। नैन्सी सहम कर पीछे हट गई। वो तेज़ी से चलता हुआ रेस्टोरेंट के बाहर आ गया। रेस्टोरेंट के बाहर छुपकर नैन्सी को देखने लगा। वो अपनी मेज़ पर सहेली से बातें कर रही थी। ये इत्मीनान हुआ कि अननोन उसके अंदर रहकर उसका ताक़ुब नहीं कर रही है। वह वहाँ से दूर चलाया। इस वक्त ख्याल ख्वानी महंगी पड़ने वाली थी। आला बीबी नैन्सी के ज़रिए उसका ताक़ुब कर सकती थी, किसी को अलाकार बनाकर उसे ज़ख्मी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसी गलती नहीं की। ये जानती थी कि रास्पुटीन उस पर शुबा करेगा। यूं भी नैन्सी को अलाकार बनाना ज़रूरी नहीं था। रास्पुटीन जिस होटल में था वहाँ आला बीबी ने उसे शिकंजे में लेने के लिए मजबूत जाल बिछा रखा था। रास्पुटीन 1 घंटे बाद नैन्सी के दिमाग में पहुंचकर फिर अपनी तसल्ली की। वह हेल्थ क्लब में वर्जिश कर रही थी। खुश होकर बोली, तुम वही टेलीपैथी जाने वाले हो? मैं तुम्हें अपने दिमाग में महसूस कर रही हूँ। रास्पुटीन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके ख्यालात पढ़कर मुतमईन होकर खामोशी से चलाया और इस बात से तौबा की कि आइंदा अपनी टेलीपैथी की सलाहियत किसी पर जाहिर नहीं करेगा। राजदारी से ख्याल ख्वानी करता हुआ मिस अननोन तक पहुंचकर उसे ट्रैप करेगा। वो ख्याल ख्वानी करते करते थक गया था, अब ज़रा तफरी करना चाहता था। मिशी मोना उसकी तफरी का सामान बन सकती थी। वो उसके अंदर पहुंच गया। वह समुंदर के किनारे किनारे ठंडी रेत पर चल रही थी। वहाँ दूर दूर तक कितनी औरतें, मर्द, बच्चे और बूढ़े समुंदर की लहरों से खेल रहे थे और तरह तरह की तफरीहात में मसरूफ़ थे। वो तन्हा थी। रास्पुटीन ने उसके अंदर पहुंचकर मालूम किया कि वो तन्हा नहीं है, कोई उसके अंदर बोल रहा है। रास्पुटीन मोहतात हो गया, बिल्कुल खामोश रहा। नैन्सी के पास जाकर मिस अननोन से टकराव हुआ था। यहाँ मिशी मोना के पास आकर किसी अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाले का सुराग मिल रहा था। वो कह रहा था, तुम अपने अंदर मेरी आवाज़ सुनकर हैरान हो रही हो? मेरी जान, अपनी हैरानी दूर करो, ये टेलीपैथी है, मैं तुम्हें देखकर दीवाना हो गया हूँ। वो अपने अंदर एक पराई आवाज़ सुनकर परेशान हो रही थी। सहम कर बोली, तुम कौन हो? मेरे अंदर से चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ। मैं जानता हूँ तुम किसी भी मर्द की गुर्बत से घबराती हो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे अंदर घुस आया हूँ और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा। ये तुम्हारी मेहरबानी है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, प्लीज़ चले जाओ। मैं चला जाऊँगा, लेकिन तुम मेरे पास आओगी। मैं नहीं आऊँगी, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ रहा हूँ, तुम खुद ही मेरे पास आओगी। उसके अंदर खामोशी छा गई।
वो बोलने वाला यूं चुपचाप हो गया था जैसे चला गया हो। रास्पुटिन सोचने लगा, वो टेलीपैथी जानने वाला आशिक कौन हो सकता है? अब से पहले उसने ऐसी आवाज़ और लबो लहजा नहीं सुना था। ये अंदाज़ा हो रहा था कि वो अमेरिका के 8 टेलीपैथी जानने वालों में से कोई होगा। वो जो भी था, रास्पुटिन के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम कर रहा था। अपनी आशिक मिजाजी के बायस रास्पुटिन की गिरफ्त में आ सकता था। मिशीमोना चलते चलते एकदम से ठिठक गई। वो अचानक ही सामने आ गया। वो घबराकर पीछे हटना चाहती थी, लेकिन अपनी जगह से जुम्बिश नहीं कर पा रही थी। वह दिमाग पर छा गया। वो बोला, तुम्हें मेरी कुर्बत से भागना चाहिए, लेकिन ठहर गई हो। वो परेशान होकर बोली, मुझे क्या हो गया है? मैं दूर जाना चाहती हूँ मगर नहीं जा पा रही। वस्तु बोला, कभी ना कभी मर्द की ज़रूरत पड़ती है। आज मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी हो गया हूँ। अभी तुम मेरे और करीब आओगी। वो ना चाहते हुए भी उसके बिल्कुल करीब हो गई। उसका जहन अंदर से चीख चीख कर कह रहा था, मैं इसकी गर्दन में बाहें डालूंगी, इसके सीने से लग जाऊंगी, इससे लिपट जाऊंगी, मगर नहीं नहीं। वो इनकार करते करते उससे लिपट गई। दीवाना वार उसे चूमने लगी। वो उसे दबोचकर प्यार का जवाब प्यार से देने लगा। रास्पुटिन दूर से अपने शिकार की अय्याशी का तमाशा देख रहा था और मिशीमोना के अंदर रहकर उसकी शायरक के करीब पहुंचा हुआ था। मिशीमोना उसके साथ जज्बात में डूबी हुई थी। वो रास्पुटिन की मर्जी के मुताबिक बोली, मैं तुम्हारे इतने करीब आ गई हूँ, ये तो बताओ तुम कौन हो? वो बोला, पूछ कर क्या करोगी? इतना याद रखो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का पहला मर्द हूँ। मैं नाम पूछ रही हूँ, XYZ किसी भी नाम से पुकार लो। चलो यही बता दो, तुमने ये टेलीपैथी कहाँ से सीखी? जहाँ से भी सीखी, तुम्हारे अंदर डूब जाने के लिए सीखी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं किसी से नहीं डरता। जिसे चाहता हूँ हासिल कर लेता हूँ, जो ना मिले उसे छीन लेता हूँ। कोई तुम्हें भी तुमसे छीन सकता है? क्या अमेरिकी टेलीपैथी जानने वालों में से हो? वो एकदम से चौंक कर उससे अलग हो गया। उसे घूर कर बोला, मैं तुम्हारे ख्यालात पढ़ चुका हूँ। तुम टेलीपैथी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अब तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि अमेरिका में टेलीपैथी जानने वाले हैं? वो दोनों बाहें फैलाकर बोली, मेरी इज्जत लूटने वाले, जो ना मिले उसे छीन लेते हो, घबरा क्यों गए? आओ छीन लो। वो उसे झंझोड़ कर बोला, मेरी बात का जवाब दो। अभी तुम क्या कह रही थी? मैं नहीं कह रही थी, मेरे अंदर कोई कह रहा था। तुम तो किसी से नहीं डरते। वो सहम कर फिर पीछे हट गया। बेयकीनी से बोला, क्या तुम्हारे अंदर कोई बोल रहा है? डरते क्यों हो? थोड़ी देर बाद वह तुम्हारे अंदर बोलेगा। वो पीछे हटते हुए चारों तरफ देखने लगा। एक तरफ तो समुंदर है, बाकी 3 अतराफ से दुश्मन आ सकता था। उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। दुश्मन कहीं से भी आ सकता था। आसपास और दूर तक औरतों, मर्दों और बच्चों बूढ़ों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि उनके दरमियान से छुपकर आने वालों को देखा नहीं जा सकता था। वो पलट कर वहाँ से भागने लगा। अगरचे बुज़दिल नहीं था, जेब में रिवॉल्वर भी था, लेकिन वो किसे गोली मारता, किससे मुकाबला करता? इस वक्त छुपने वाले का पलड़ा भारी था। मिशीमोना उसके पीछे दौड़ती आ रही थी। साफ समझ में आ रहा था कि दुश्मन उसके अंदर रहकर पीछा कर रहे। वो भागते भागते रिवॉल्वर निकाल कर बोला, चली जाओ, मेरे पीछे ना हो। मैं आऊँगी। मुझे गोली मारोगे तो इस हजूम में पकड़े जाओगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि रुक जाओ। वो रुक नहीं सकता था। भागते हुए सोच रहा था, वाकई फायर करते ही तमाम लोगों की नज़रों में आ जाएगा। कानून के मुहाफिजों से छुप नहीं सकेगा। सैकड़ों चशमदीद गवाह होंगे। वो बुरी तरह फंस गया था। भाग सकता था, ना रुक सकता था, और ना ही पीछा करने वाले को गोली मार सकता था। यह खतरा यकीनी था कि मिशीमोना के अंदर छुपकर आने वाला बाहर भी कहीं है और वो किसी वक्त उसे गोली मार सकता है। अपने बचाव के लिए कुछ तो करना ही था। वह एक लड़की का कातिल नहीं बनना चाहता था। उसने एक जगह रुककर हवाई फायर किया। औरतें और बच्चे चीखने और भागने लगे। मिशीमोना भी सहम कर रुक गई। फिर रास्पुटिन ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। वो उसकी तरफ बढ़ती हुई बोली, गोली मारोगे? लो मारो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। वो हाथ उठाकर बोला, रुक जाओ, पहले ये बताओ तुम कौन हो? मैं मिशीमोना हूँ, मुझसे क्यों डर रहे हो? मैं तुमसे नहीं, उससे बोल रहा हूँ जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। ये कह रहा है, पहले तुम बताओ कौन हो? एक फायर करके फंस गए हो। कानून के मुहाफिज आते ही होंगे। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया था। वो फिर पलटकर भागने लगा। रास्पुटिन ने सोचा, वो अपने ख्याल ख्वानी करने वाले साथियों को मदद के लिए बुला सकते हैं। अगर वो आएंगे तो उसे जख्मी करने के बाद उस पर तनवीमी अमल नहीं किया जा सकेगा। उसके साथ ही तनवीमी अमल का तोड़ करने लगेंगे। वो एक कॉटेज के पीछे छुपा हुआ उसे देख रहा था। फौरन ही रिवॉल्वर निकालकर उसने गोली चला दी। भागने वाले के हलक से एक चीख निकली। वो लड़खड़ा कर रेत पर गिर पड़ा। उसके पैर में गोली लगी थी। रास्पुटिन दूसरे ही लम्हे में उसके अंदर पहुंच गया। वो 8 अमेरिकी टेलीपैथी जानने वालों में नंबर 2 था। दूसरी सुबह शिल्पा की आंख खुली तो वो बड़ी देर तक बेड पर लेटी छत की तरफ देखती रही, सोचती रही पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था। वजारत खारजा के सेक्रेटरी ने उसे अपनी कोठी में बुलाया था। वो जेवी शूटर के साथ गई थी। सेक्रेटरी ने उसे हुक्म दिया था कि वो इस यहूदी जेवी शूटर की नाजायज़ ख्वाहिशात का एहतराम करे। एल्पा के इनकार को इकरार में बदलने के लिए चाय में साबी कमजोरी की दवा मिलाई गई थी,
लेकिन शिल्पा ने चालाकी से वो चाय खुद सेक्रेटरी को पिलाकर एहसाबी कमजोरी में मुब्तला कर दिया था और जेबी शूटर को इतनी शराब पिला दी थी कि वो मदहोश होकर उठने और उसे छूने के काबिल भी नहीं रहा। वहां तो वो 2 मर्दों पर गालिब आ गई थी, उन्हें नाकारा बनाकर वहां से चली आई थी, लेकिन घर आकर विजय से मात खा गई थी। अगर वो सीधी तरह उसके पास आता और उससे हुस्न शबाब की खैरात मांगता तो वो उसे भी टरखा देती, दूर ही दूर से उसे ललचाती रहती। लेकिन वो एक ख्वाब की तरह आया था और ताबीर बनकर उसकी मगरूर जवानी से खेलकर चला गया। वो आंख खुलने पर बेड पर लेटी सोच रही थी, पिछली रात उसके साथ जो कुछ हुआ वो उसे ख्वाब जैसी वारदात क्यों लग रही है। वो खुली आंखों से किब्रिया को देखती रही और उसकी मम्मी कहती रही कि किब्रिया उसके बेडरूम में नहीं है, यानी वो उसकी मम्मी को दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वो देख रही थी। मम्मी के जाने के बाद वो तमाम रात उससे खेलता रहा, फिर पता नहीं कब उसकी आंख खुल गई। अब वो नींद से बेदार होकर खुद को अपने बेड पर तन्हा पा रही थी। वो नहीं था, रात को पुरस्कार तरीके से आया और उसी तरीके से ना जाने कब चला गया। वो अंगड़ाइयाँ लेने लगी। तमाम रात उस छलिया के छल करने का अंदाज निराला था। वो जैसे था और नहीं भी था। वो इधर से उधर छूकर समझने की कोशिश करने लगी कि बदन पर उसके नाम की मोहर लग चुकी है। नाश्ते की मेज़ पर उसकी मम्मी ने कहा, वजारत खारजा के सेक्रेटरी का फ़ोन आया था, उसने 11 बजे मीटिंग के लिए बुलाया है। उसने चाय पीते हुए कहा, ठीक है चली जाऊंगी। कल रात तुम्हें क्या हुआ था? उसने अनजान बनकर पूछा, क्या हुआ था? विजय तुम्हारे बेडरूम में नहीं था और तुम ख्वामखा यकीन दिला रही थी कि वो मौजूद है। क्या तुम एबनॉर्मल होती जा रही हो? मम्मी वो मौजूद था। मैं हैरान हूं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा था। कल रात तुम ऐसी हरकतें कर रही थी जैसे विजय के साथ रंगरलियां मना रही हो। रात की बात जाने दें कि आप नहीं जानती कि मैं ऐसी ही सरकारी ड्यूटी करने वाली हूँ। ना कुंवारी रहूंगी और ना ही आइंदा 5 बरसों में किसी से शादी करूंगी। मुझे पाकिस्तानी सियासतदानों को खुश करने के लिए माहाना 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। आप कोई दूसरी बात करें। वो नागवारी से बोली, दूसरी बात क्या करूं? तुम कोई दूसरी सरकारी मुलाजमत नहीं कर सकती थी। मैं इन लाखों रुपए की आमदनी पर थूकती हूँ। मैं लाखों रुपए के लालच में ऐसा नहीं कर रही हूँ। आप मेरी देशभक्ति को अच्छी तरह समझती हैं। स्वर्गवासी इंदिरा गांधी ने पड़ोसी मुसलमानों से आधा पाकिस्तान छीन लिया था, बाकी जो रह गया उसे भी हम रहने नहीं देंगे। कि अपनी इज्जत को खिलौना बनाने से पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। आप नहीं समझेंगी। सियासी बाजियां मुख्तलिफ हथकंडों से खेली जाती हैं और जीती जाती हैं। बुनियादी तौर पर यह समझा जाता है कि हमारे सामने वाले कितने लालची, हवसपरस्त और खुदगर्ज हैं। अक्सर सियासतदान आम इंसानों से ज़्यादा खुदगर्ज होते हैं। बैरूनी ममालिक में डॉलर्स और पौंड्स जमा करने के लिए अपने मुल्क को बेच देते हैं। ये लोग हुस्न और जवानी के ऐसे रसिया होते हैं कि हसीन जिस्मों की जन्नत में पहुंचकर अपने मुल्क के अहम राज उगल देते हैं। पाकिस्तान का मिनिस्टर ख्वाजा मेरा दीवाना है। वो अगले हफ्ते सियासी दौरे पर यहाँ आने वाला है। मैं उसे हुस्न के वो जलवे दिखाऊंगी और जवानी की ऐसी शराब पिलाऊंगी कि वह अहम फौजी राज उगलता चला जाएगा। वो चाय का आखिरी घोंट पीकर वहाँ से उठ गई। लिबास बदलने के लिए अपने बेडरूम में चली गई। मिसिज वर्मा ने बेटी से बहस नहीं की। वो बाप बेटी के मजाज को समझती थी। बाप बेगैरत था। उसने बड़ी फराख दिली से बेटी को ऐसी सरकारी मुलाजमत करने की आज़ादी दी थी। वो अपने बेडरूम में लिबास तब्दील करके आने के सामने लाइट मेकअप कर रही थी कि उसे मोबाइल का बजर सुनाई दिया, जबकि वो मोबाइल एक तरफ खामोश पड़ा था। किब्रिया ने उसके दिमाग को मुट्ठी में लेकर उसे सोचने पर मजबूर किया था कि वो बजर की आवाज़ सुन रही है। उसने मोबाइल का एक बटन दबाकर इसे कान से लगाया। दूसरी तरफ से किब्रिया ने पूछा, हाय कैसी हो? वहाँ किब्रिया का नाम विजय वर्मा था। शिल्पा ने उसे आवाज़ से पहचान लिया। खुशी से चहककर बोली, विजय तुम कहाँ हो? मैं सो रही थी और तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं मुसाफिर हूँ, किसी एक मंजिल को ठिकाना नहीं बनाता। कहीं भी दम भर के लिए रुकता हूँ, फिर आगे बढ़ जाता हूँ। वह मुस्कुराकर बोली, मैं ऐसी मंजिल हूँ कि मेरे पास आकर दूर नहीं जा सकोगे। क्या पिछली रात तुमने नहीं देखा कि मैं हुस्न का शाहकार हूँ? तुम बार बार मेरी तरफ खिंचे चले आओगे। बोलो, आज रात भी आओगे ना? तुम एक शरीफजादी होती तो मैं तुमसे मोहब्बत भी करता और इज्जत भी करता, फिर तुम्हारी जुल्फों की छाँव में जिंदगी गुजार देता। शिल्पा के तेवर बदल गए। वो गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरी इंसल्ट करने की जुर्रत कैसे कर रहे हो? मर्द के बच्चे हो तो सामने आकर ऐसी बातें करो। मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी। कम से कम 6 माह के लिए आनी सलाखों के पीछे कैद करा दूंगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे जिस्म की दलाली करने वाले सरकारी अफसरान मुझे गोली मार सकते हैं, लेकिन तुम्हारे दलाल मुझे कैसे पकड़ेंगे? मैं तो हवा हूँ, किसी की मुट्ठी में नहीं आता, हवा हो जाता हूँ। तुम बुजदिलों की तरह छुप कर डींगे मारे हो। मैं छुपने वालों में से नहीं हूँ। आज रात को भी तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारे हुस्न शबाब की धज्जियाँ उड़ाऊँगा, फिर सुबह होने से पहले चला जाऊँगा। तुम किसी फिल्मी हीरो की तरह चैलेंज कर रहे हो। तुम्हारा बाप भी मेरे बेडरूम में कदम नहीं रख सकेगा। मेरे बाप का नाम ना लो, ये बेटा ही काफ़ी है। तुम अपने आसपास फौज का पहरा लगवा लो। जिस तरह पिछली रात तुम्हें नजर आ रहा था और तुम्हारी माँ को दिखाई नहीं दे रहा था, उसी तरह आज तुम्हारे पहरेदारों को दिखाई नहीं दूंगा।
उससे याद आया, उसकी मम्मी पूरे यकीन से कह रही थी कि विजय नज़र नहीं आ रहा है, जबकि वो कमरे में मौजूद था और उसकी माँ के सामने से गुजर कर गया था। यह हैरानी की बात थी। शिल्पा ने इस बात को अहमियत नहीं दी थी। अब हैरानी से सोच रही थी कि उसकी माँ की नज़रें कमज़ोर नहीं हैं, फिर भी वो विजय को क्यों ना देख सकी। वो फ़ोन पर बोली, मर्द की ज़ुबान एक होती है, क्या सच कह रहे हो? आज रात आओगे और किसी को नज़र नहीं आओगे? वो बोला, ये कैसे हो सकता है? नज़र तो आऊँगा, सभी मुझे देखेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारे बेडरूम में दाखिल होने से नहीं रोक सकेंगे। क्या तुम जादू जानते हो? ये पहरेदारों पर तनवीमी अमल करके आओगे? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम मुझे रोकने और गिरफ्तार कराने के इंतजाम करो। मैं आज रात ठीक 12 बजे तुम्हारे कमरे के अंदर पहुंच जाऊंगा। शिल्पा ने उसकी बातें सुनते सुनते सर घुमाकर देखा, फिर चौंक गई। वो आईने में दिखाई दे रहा था, उसके पीछे खड़ा हुआ था। वो फौरन ही पलटकर उसे देखना चाहती थी। किबरिया उसे चंद सेकंड के लिए गायब दिमाग बनाकर उस कमरे से चला गया। जब वो दिमागी तौर पर हाजिर हुई तो उसके ज़हन को हल्का सा झटका लगा। यूं महसूस हुआ जैसे सर चकरा गया हो। वो इधर उधर घूमकर देखने लगी। विजय नजर नहीं आ रहा था। वो तेजी से चलती हुई कमरे से बाहर आई। वहां भी वो दूर तक कहीं नहीं था। मोबाइल फ़ोन उसके कान से लगा हुआ था। उसे आवाज़ सुनाई दी, अभी मैं तुम्हें दिखाई दिया था, दूसरे ही लम्हे दिखाई नहीं दे रहा हूँ। कमरे में वापस जाओ, मैं वहाँ मौजूद हूँ। वो फ़ौरन कमरे में आई, फिर किबरिया को देखकर ठिठक गई। वो बेडरूम पर आधा बैठा हुआ था, आधा लेटा हुआ था। उसने हैरानी से पूछा, ये क्या है? तुम नज़र आकर गुम हो गए थे, फिर नज़र आ रहे हो। पिछली रात भी यही हो रहा था। तुम मुझे देख रही थी, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे देख नहीं पा रही थी। आज रात भी यही होगा, तुम मुझे देखोगी। तुम्हारे पहरेदार मुझे ना देख पाएंगे और ना ही गिरफ्तार कर सकेंगे। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। उसने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया, उसके ज़हन पर यह नक्श कर दिया कि वो अब उसके सामने नहीं है। शिल्पा ने पलक झपक कर देखा तो बेड पर नजर आने वाला विजय नज़रों से ओझल हो गया था। अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो तेजी से बेड के पास आकर किसी नाबीना की तरह दोनों हाथ बढ़ाकर यूं से ढूंढने लगी जैसे अंधेरा हो और वो नजर ना रहो। वो पहले ही बेड से उतरकर कमरे से जा चुका था। उसने आवाज़ दी, तुम कहाँ हो? वापस आओ। मुझे यकीन हो गया है कि तुम जादू जानते हो। तुम कल रात मुझ पर जादू करके मेरी जवानी से खेलते रहे थे। वो बोल रही थी, उसे जवाब नहीं मिल रहा था। वो जा चुका था। वो थक हार कर बैठ गई, परेशान होकर सोचने लगी। अक्सर उसे पेश आने वाली बातों का इल्म हो जाता था। उसे यह आगाही मिली थी कि उसकी ज़िंदगी में एक शख्स आएगा जो गैर मामूली सलाहियतों का मालिक होगा। वो सोच रही थी कि विजय गैर मामूली सलाहियतें रखता है। उसकी ज़िंदगी में आते ही पुरस्कार बन गया। मेहमान बनकर आया था, अब रूपोश हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसी गैर मामूली सलाहियत है कि वो कभी दिखाई देता है, कभी गायब हो जाता है। उसकी अक्ल यही समझा रही थी कि वो जादूगर है। वो लिबास तब्दील करके वजारत खारजा के दफ्तर जाने लगी। अगरचे दिल नहीं चाह रहा था। वो अपने बेडरूम में रहकर विजय की आंख मचोली देखना चाहती थी, उसे समझना चाहती थी। उसे दुश्मन समझ रही थी और उसकी तरफ माइल भी होती जा रही थी। वह दफ्तर में पहुंचकर वजारत खारजा के सेक्रेटरी के सामने हाजिर हुई। वो उसे गुस्से से देखता हुआ बोला, कल तुमने क्या हरकत की थी? वही हरकत की जो आप मेरे साथ करना चाहते थे। आप चाय पिलाकर मुझे हिसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करना चाहते थे। मैंने वही चाय आपको धोखे से पिला दी। आप वक्ती तौर पर कमज़ोर हुए, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। मैं कमज़ोर हो जाती तो वो यहूदी जेवी शूटर मेरे बदन से खेलने लगता। मैं अपना बचाव नहीं कर पाती। क्या इतनी वजाहत काफ़ी है? बकवास मत करो, मैं तुम्हारा आला अफसर हूँ। तुमने गुस्ताखी की है, मेरी इंसल्ट की है। तुम्हारा बराह रास्त ताल्लुक आर्मी इंटेलिजेंस से है। मैंने तुम्हारे खिलाफ वहाँ रिपोर्ट पहुँचाई है। वह फ़ोन पर तुमसे वजाहत तलब करेंगे। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप मेरे खिलाफ रिपोर्ट देने के सिवा कर भी क्या सकते थे? मैं फूल की तरह नाजुक हूँ और फौलाद की तरह सख्त। मेरी मर्जी के बगैर कोई मर्द मुझे हाथ नहीं लगा सकता। उसे अपने अंदर सरगोशी सुनाई दी। किबरिया ने कहा, मैंने तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। उसने एकदम से चौंक कर अपने सर को थाम लिया। हैरानी से सोचा, ये तो उसी की आवाज़ है। सेक्रेटरी ने उसे सर पकड़ते देखकर पूछा, क्या हुआ? वो बोली, मर्द सर का दर्द। यहाँ आते ही सर में दर्द होने लगा। मैं जा रही हूँ, आज किसी मर्द से बात नहीं करूँगी। फ़ोन की घंटी बजने लगी। सेक्रेटरी ने कहा, रुक जाओ, अभी तुम्हें फ़ोन पर अपने आला अफसर से बातें करना है। वो रिसीवर कान से लगाकर बोली, हेलो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं आर्मी इंटेलिजेंस का चीफ बोल रहा हूँ। तुमने शिल्पा के खिलाफ रिपोर्ट भेजी थी, वो मैंने पढ़ी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसने अपनी इज्जत बचाने और अय्याश मर्दों को बेवकूफ़ बनाने की जो ट्रेनिंग हासिल की है, वही दावपेच तुम पर और उस यहूदी पर आजमाए थे। उसने तुम्हारी और उस यहूदी मेहमान की इंसल्ट नहीं किया। उसने कहा, आप ये तो सोचें, जेवी शूटर हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तानी सियासतदानों, दीगर और अहम शख्सियात को हमारे लिए ट्रैप करता रहता है। शिल्पा उसे खुश कर देती तो क्या फ़र्क पड़ता? शिल्पा मोस्ट इम्पॉर्टेंट गर्ल्स में से एक है। उसे सिर्फ पाकिस्तान के ऐश पसंद गद्दारों के लिए रखा गया है।
तुम हमारी इजाज़त के बगैर उसे किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। शिल्पा मौजूद हो तो उससे बात कराओ। उसने शिल्पा को नागवारी से देखते हुए उसकी तरफ रिसीवर को बढ़ाया। वह रिसीवर लेकर कान से लगाकर बोली, हेलो, मैं हूं शिल्पा, गुड डे सर। दूसरी तरफ से कहा गया, यू टू हैव अ गुड डे। हम सब ये रिपोर्ट पढ़कर खुश हुए कि पिछली रात तुमने दिफाई तरीके इस्तेमाल किए और अपने मुकाबले में 2 मर्दों को नाकारा बना दिया। थैंक यू सर, लेकिन ये हमारे सेक्रेटरी साहब गुस्सा दिखा रहे हैं। इनकी परवाह न करो, अपने असूलों के मुताबिक ड्यूटी देती रहो। विश यू गुड लक एंड गुड बाय। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। किबरिया ने शिल्पा को यह समझने नहीं दिया कि दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। वो बोली, फिर एक बार शुक्रिया, आपसे एक दरख्वास्त है। किबरिया ने कहा, हूँ, बोलो क्या चाहती हो। मुझे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत है। आज रात मेरे घर में उनकी ड्यूटी रहेगी। नो प्रॉब्लम, आज रात 9 बजे 2 मुसल्ला गार्ड्स तुम्हारे पास आ जाएंगे। उसने किबरिया की मर्जी के मुताबिक रिसीवर रख दिया। सेक्रेटरी को तंज़िया अंदाज में मुस्कुराकर देखा, फिर कहा, किस्मत हमारे साथ है, जलने वाले जला करें। वो पलट कर दरवाजे तक आई, फिर बोली, आपके सिलसिले में यह भी कहा जा सकता है, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। वो चीख कर बोला, यू शट अप एंड गेट लॉस्ट। किबरिया उसके दिमाग में घुस गया। वो उसकी मर्जी के मुताबिक बोला, और ख़बरदार, गेट लॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम चली जाओ, हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, खुद यहाँ से चला जाऊंगा। वह तेज़ी से चलते हुआ दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। शिल्पा उसके बदले हुए रवैये पर हैरान थी। दूसरे लम्हे वह दरवाज़ा खोलकर वापस अंदर आया, फिर बोला, बाहर बहुत गर्मी है, मुझे शर्ट उतार देना चाहिए। उसने शर्ट उतार दी, फिर बनियान भी उतार दिया। इसके बाद बोला, अब ऊपर गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन कमर से नीचे मौसम गर्म रहेगा, यहाँ भी ठंडक होनी चाहिए। वो अपनी पतलून उतारने लगा। शिल्पा ने परेशान होकर पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं, क्या आपका दिमाग ख़राब हो गया? वो बोला, मेरी जान, मैं ये चड्डी उतार कर तुम्हारे साथ तफरीह के लिए जाऊँगा। वो अपनी चड्डी उतारने लगा। शिल्पा फ़ौरन ही पलट कर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। उस वसी और इस ऑफिस में कितनी ही लड़कियां, औरतें, जवान और बूढ़े मर्द अपनी अपनी मेज़ पर मसरूफ़ थे। एक औरत ने सेक्रेटरी को देखते ही चीख मारी, ये हमारे सर को क्या हुआ है? सेक्रेटरी अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर शिल्पा से कह रहा था, मेरी जान, रुक जाओ, मेरे साथ चलो, आज मैंने नया सूट पहना है। हर इंसान माँ के पेट से यही सूट पहनकर दुनिया में आता है। ऑफिस के तमाम लोग उठकर खड़े हो गए। कई औरतें उसे बेलिबास देखकर चीख उठी थी। शिल्पा उसे कतराकर तेज़ी से जा रही थी और वह उसके पीछे चला रहा था। वो गुस्से से बोली, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? सब लोग तमाशा देख रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? वो बोला, मोहब्बत में शर्म कैसी, मैं सबके सामने कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हें हमेशा लिबास पहनाए रखने के लिए मैं तमाम उम्र नंगा रहूँगा। 2-4 आला ओहदेदारों ने उसे आगे जाने से रोकते हुए कहा, आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, आप चैम्बर में चलें, अपना लिबास पहने। वो उनसे हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ना चाहता था। शिल्पा ने चीख कर कहा, इसे रोको, सिक्योरिटी गार्ड्स तमाशा क्यों देख रहे हैं? कई गार्ड्स ने आकर उसे पकड़ लिया। दूसरे ओहदेदारों के हुक्म से उसके ऑफिस में उसे ले जाने लगे। शिल्पा तेजी से चलती हुई इस इमारत से बाहर अपनी कार के पास आई, फिर दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गई। इसे स्टार्ट करके आगे बढ़ाती हुई मेन रोड पर आ गई। वह हैरानी से सोच रही थी, वो सेक्रेटरी अचानक पागल कैसे हो गया? मैंने पिछली रात उसे साबी कमजोरी की दवा खिलाई थी, क्या ये उसी का रद्द-ए-अमल है? वो ज़्यादा देर तक सोच ना सकी। अचानक एक रिवॉल्वर की नाल उसकी गर्दन से आकर लगी। पीछे से आवाज़ आई, गाड़ी ना रोकना, किसी को मदद के लिए ना पुकारना, वरना गोली मार दूंगा। वो परेशान होकर बोली, तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो? मैं जहाँ कह रहा हूँ गाड़ी वहाँ ले चलो, चालाकी दिखाओगी तो जान से जाओगी, मुझसे और कोई सवाल ना करो। सवाल क्यों ना करूँ, मुझे मालूम होना चाहिए मुझे कहाँ ले जा रहे हो। वो उसे रास्ता बताने लगा। शिल्पा बुरी तरह उलझ गई थी। पिछली रात से अजीब उलझा देने वाले हालात पेश आ रहे थे। विजय उसे सैरज़दा करके उसकी मगरूर जवानी से खेलता रहा था। फिर ऑफिस में गई तो सेक्रेटरी निहायत बेशर्मी से उसके पीछे पड़ गया। जब उस नंगे से निजात मिली तो अब उसकी कार में कोई दुश्मन उसे गन पॉइंट पर कहीं ले जा रहा था। वह झुंझलाकर बोली, मैं खौफजदा नहीं हूँ, मुझे साफ तौर से बताओ कहाँ ले जा रहे हो? जहाँ जा रही हो वहाँ पहुँचकर मालूम हो जाएगा। शिल्पा की साथ वाली सीट पर मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। किबरिया ने रिवॉल्वर वाले के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसे फ़ोन का बजर सुनाई दिया। वह शिल्पा से बोला, कोई तुम्हें कॉल कर रहा है, क्या तुम्हें बजर सुनाई नहीं दे रहा है? वो बोली, सुनाई देगा तो मैं अटेंड करूंगी। तुम बहरी हो, मुझे सुनाई दे रहा है और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। उठाओ फ़ोन और बातें करो, लेकिन खबरदार मेरे बारे में कुछ कहोगी तो गोली मार दूंगा। उसके मजबूर करने पर उसने फ़ोन उठाकर इसका बटन दबाकर कान से लगाया। उसे विजय की आवाज़ सुनाई दी, हाय, उस नंगे से पीछा छूट गया। अगरचे वो उसे दुश्मन समझ रही थी, लेकिन इस वक्त वह सबसे बड़ा सहारा लग रहा था। उसके दिमाग ने कहा, उसे किसी तरह बताना चाहिए कि मैं मुसीबत में हूँ, लेकिन कैसे बताऊँ? वह कब नुमा आईने में उसे देखते हुए बोली, तुम हमारी बातें सुन रहे हो? वो बोला, मजबूरी है, हम एक ही कार में हैं।
तुम्हारी बातें ना सुनने के लिए मुझे ज़रा दूर जाकर कानों में उंगलियां ठूंसना पड़ेंगी। फिर रिवॉल्वर को तुम्हारी गर्दन से हटाना होगा और मैं ऐसी हमाकत नहीं करूँगा। शिल्पा ने मुस्कुराकर सोचा, अजीब अहमक है, ये नहीं समझ रहा है कि विजय उसकी बातें सुन रहा होगा। वो बोली, ठीक, तुम इसी तरह रिवॉल्वर से मेरा निशाना लिए बैठे रहो, मैं अपने आदमी से कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ, और उससे ये भी ना बोलना कि तुम अभी कनॉट पैलेस की तरफ से गुजर कर रेलवे स्टेशन के पीछे 302 नंबर के बंगले में जाओगी। मैं हरगिज़ नहीं बोलूँगी, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं रही। फिर वो फ़ोन पर विजय से बोली, तुम हमारी बातें तो नहीं सुन रहे हो ना? किबरिया ने कहा, सुन रहा हूँ, कोई रिवॉल्वर वाला मौत बनकर तुम्हारे पास बैठा हुआ है। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकूँगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं पुलिस को इतला दूँ? वो झुंझलाकर बोली, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हें फ़ौरन ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमारे देश की पुलिस हमेशा देर से पहुंचती है। तुमने फिल्मों में देखा होगा, हीरो अपनी हीरोइन की जान बचाने के लिए तन्हा दर्जनों दुश्मनों से लड़ता है। क्या मैं हीरो बनने के लिए आ जाऊं? मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। फिल्मों की बातें ना करो, अकल से काम लो। हेलो, मेरी बात सुन रहे हो? हेलो हेलो। किबरिया चुप रहा। ये तासुर देता रहा कि वो जा चुका है। वो जानता था कि शिल्पा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने पिछली रात 2 मर्दों को नीचा दिखाया था, उन्हें दवा और शराब के जरिए नाकारा बना दिया था। उनमें से एक ने उसके खिलाफ ऊपर वालों तक शिकायत पहुंचाई। वो इसी तरह इंतकामी कार्रवाई कर सकता था। दूसरा जेबी शूटर था, वो चंद गुंडों को भारी रकम देकर शिल्पा को अगवा करा रहा था। वो पिछली रात शराब के नशे में मदहोश होकर शिल्पा को हासिल करने में नाकाम रहा था। शराब के नशे में मदहोश हो गया था। इन लम्हात में उसकी योगा की महारत खत्म हो गई थी। किबरिया ने उसके अंदर पहुंचकर उस पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल किया था। आइंदा वो किबरिया की सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकता था। किबरिया ने उसके चोर ख्यालात पढ़े थे। ये मालूम किया था कि पाकिस्तान में यहूदी तंजीम किस तरह अपने अहम मकासद हासिल कर रही है। उन यहूदियों के अलावा चंद मुफाद परस्त पाकिस्तानी सियासतदान भी थे जो अपने मुल्क में यहूदी तंजीम की जड़ें मजबूत कर रहे थे। जेबी शूटर पिछली रात मदहोश रहने के बाद दूसरी सुबह बेदार हुआ। किबरिया ने उसके अंदर यह ख्याल पैदा किया कि पाकिस्तान में जो यहूदी नवाज सियासतदान हैं उनसे फ़ोन पर रब्ता किया जाए। वो किबरिया की मर्ज़ी के मुताबिक उनसे रब्ते करने लगा और किबरिया उन सबके दिमागों में पहुंचता रहा। वो आइंदा उन सबसे अच्छी तरह निमटने वाला था। रिवॉल्वर वाला उसे रास्ता बता रहा था। वो उसकी रहनुमाई के मुताबिक ड्राइव करती हुई एक वीरान बंगले के अहाते में आई, फिर बंगले के दरवाजे के सामने कार से उतर गई। उस शख्स के गन पॉइंट पर चलती हुई दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। एक बड़े से ड्राइंग रूम में एक बड़े से सोफे पर जेबी शूटर बैठा हुआ था। वो हंसते हुए बोला, आओ मेरी जान, कल रात तुमने मुझे मदहोश करके फर्श पर गिरा दिया था। आज मैं तुम्हें चारों शाने चित करके कल का हिसाब बराबर करूंगा। वो बोली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने कमीने निकलोगे कि एक तन्हा लड़की को गन पॉइंट पर जबरन यहाँ बुलाओ। कल तुमने चैलेंज किया था कि मार्शल आर्ट जानती हो। मैं तन्हा तुम्हें काबू में नहीं कर सकूंगा, इसीलिए तुम्हें तन्हा बुलाया। ड्राइंग रूम के दरवाजे से 2 कद्देआवर गुंडे अंदर आए। शूटर ने कहा, ये दोनों भी मार्शल आर्ट जानती हैं, ये तुम्हारी हड्डियां पसलियां तोड़कर मेरे सामने बिछा देंगे। तुम अपाहिज बनकर बेबसी से अपनी जवानी का खजाना मुझे पेश करती रहोगी। मैं अपने देश की सियासत में एक अहम रोल अदा करने वाली हूँ। मुझे अपाहिज बनाओगे तो यहाँ से जिंदा अपने मुल्क नहीं जा सकोगे। वो हंसते हुए बोला, कोई नहीं जानता कि मैंने तुम्हें अगवा कराया है। इस वीरान बंगले में तुम्हारी लाश पाई जाएगी तो मुझ पर कोई शुबा नहीं कर सकेगा। मैं कल सुबह की फ़्लाइट से पाकिस्तान वापस जाने वाला हूँ। शिल्पा सहम कर बोली, ओ गॉड, तुम मेरे कत्ल का मंसूबा बना चुके हो। हाँ, लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लोगी और मेरा दिल खुश करोगी तो मेरे ये फाइटर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम मेरी दोस्त बनकर यहाँ से जिंदा सलामत वापस जाओगी। उसने परेशान होकर आसपास देखा। दोनों फाइटर तनकर खड़े हुए थे और पीछे वो रिवॉल्वर वाला मौजूद था। वो बेबसी से बोली, मैं दोस्ती करूंगी, किसी दूसरे कमरे में चलो। जेबी शूटर ने करीब आकर उसे खींचकर सीने से लगाया, फिर कहा, आओ बेडरूम में चले। वो उसकी कमर में हाथ डाले साथ लेकर एक कमरे में आया। उसके फाइटर वगैरह भी आ गए। शिल्पा ने कहा, इन्हें बाहर जाने को कहो और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुमने मुझे अहमक समझा है? बंद कमरे में तनहा करके मुझ पर मार्शल आर्ट का मुजाहरा करोगी? मुझे तोड़ फोड़ कर अपने इंटेलिजेंस वालों को यहाँ बुलाओगी? क्या तुम मुझे उल्लू का पट्ठा समझती हो? वो परेशान होकर बोली, क्या तुम इन तीनों के सामने मेरी इज्जत से खेलोगे? हाँ, मजबूरी है। मैं इनकी मौजूदगी में नहीं शर्माऊंगा, तुम भी ना शर्माओ। ये तीनों भी बेशर्मी से तमाशा देखेंगे। रिवॉल्वर वाले ने शूटर से कहा, आपने हमें 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं। हम इस लड़की को यहाँ घेर कर ले आए हैं, लेकिन मुझे बेशर्मी पसंद नहीं है। मैं इन 2 फाइटरों से कहता हूँ, यहाँ से बाहर जाओ। शूटर ने सख्त लहजे में पूछा, तुम इन्हें हुक्म देने वाले कौन होते हो? जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो अपना रिवॉल्वर दिखाते हुए बोला, अभी लाठी मेरे हाथ में है, मेरा हुक्म चलेगा। उसने दोनों को बाहर जाने का हुक्म दिया। उन्होंने इनकार किया। वो जेबी शूटर के अहकामात के पाबंद थे।
अचानक उसने रिवॉल्वर से निशाना लेकर 2 गोलियां चलाईं। वो दोनों फाइटर चीख मारकर उछलते हुए फर्श पर गिर पड़े। दोनों के एक एक पैर में गोली लगी थी। किबरिया ने उस रिवॉल्वर वाले की जुबान से कहा, अब फर्श पर घसीटते हुए जाओ। वो खौफजदा हो गए थे। एक एक पैर से लंगड़ाते हुए उस कमरे से बाहर चले गए। जेवी शूटर ने गुस्से से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने ही आदमियों को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये रिवॉल्वर मुझे दो। वो ये कहते हुए बेड के सरहाने की तरफ झुक गया। फिर जैसे ही तकिए के नीचे से एक पिस्तौल निकाला, उसके हाथ पर एक गोली आकर लगी। वो चीख मारकर पीछे हट गया। पिस्तौल उस बेड पर गिर पड़ा। रिवॉल्वर वाले ने कहा, शिल्पा इसका पिस्तौल उठा लो, मैं बाहर जा रहा हूं, अभी वापस आऊंगा। शिल्पा ने फौरन उस पिस्तौल को उठा लिया। वो बाहर चला गया। वो जेवी शूटर का निशाना लेते हुए बोली, कुत्ते, अब मैं तुझे अपाहिज बनाऊंगी। वह हैरानी और परेशानी से बोला, यह अचानक क्या हो गया? ये मेरा आदमी था, मैंने इसे 50,000 रुपये दिए थे। ये मुझसे क्यों दुश्मनी कर रहे? तू इसराइल से पाकिस्तान गया, वहां महफूज था, यहां तेरी मौत तुझे खींच कर लाई है। किबरिया ने कमरे में आकर कहा, दुरुस्त कहती हो, ये हराम मौत मरने आया है। वो किबरिया को देखकर नागवारी से बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने फ़ोन पर कहा था मुझे फिल्मी हीरो की तरह यहाँ तन्हा आकर तुम्हें दुश्मनों से बचाना चाहिए। देख लो, मैं जान हथेली पर रखकर आया हूँ। मैं दुश्मनों पर काबू पा चुकी हूँ। तब तुम आए हो, ये तुम्हारी मर्दानगी है। मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, अभी तुमने बाजी जीती नहीं है। ये यहूदी तुम पर गालिब आ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो पिस्तौल है वो खाली है। शिल्पा ने बेयकीनी से पिस्तौल को देखा, फिर किबरिया का निशाना लेकर कहा, अभी मालूम हो जाएगा ये खाली है या भरा हुआ। वो किबरिया की मर्जी के बगैर ट्रैगर नहीं दबा सकती थी। उसके दिमाग ने उसे समझाया कि वो ट्रैगर दबा चुकी है, गोली नहीं चल रही है। उसने गुस्से से पिस्तौल खींचकर किबरिया को मारा। उसने इसे कैच करते हुए कहा, अब तुम्हारे पास हथियार नहीं है, अपना बचाव कैसे करोगी? एक दुश्मन वापस आ रहे। वो रिवॉल्वर वाला फिर कमरे में आया। जेवी शूटर से बोला, बॉस, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने ही आदमियों को गोली मारी, आपको तन्हा छोड़ दिया, अब नहीं छोड़ूंगा। आप हुक्म दें, मुझे क्या करना चाहिए? जेवी शूटर ने किबरिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस जवान को बाहर ले जाओ। ये शिल्पा का मेहमान बनकर आया था, अब हीरो बनकर उसकी मदद करने आया है, इसे गोली मार दो। किबरिया ने कहा, यह कैसे फायर करेगा? इसका रिवॉल्वर तो खाली है। उसने चौंक कर अपने रिवॉल्वर को देखा। किबरिया उसके दिमाग पर छा गया। उसे वो रिवॉल्वर खाली दिखाई दिया। उसने गुस्से से रिवॉल्वर खींचकर उसे मारा। किबरिया ने रिवॉल्वर को कैच किया, फिर इसे देखकर बोला, ताजुब है, रिवॉल्वर भी भरा हुआ है और पिस्तौल भी। उसने पिस्तौल से हवाई फायर किया। शिल्पा हैरानी से बोली, अभी तो ये खाली था, फिर लोड कैसे हो गया? उसने रिवॉल्वर से उस शख्स की एक टांग में गोली मारी। वो चीखता हुआ फर्श पर गिरा और वहां से घसीटता हुआ बाहर चला गया। जेवी शूटर सहम कर किबरिया को देखने लगा। किबरिया ने शिल्पा से कहा, अब तुम मुझे हीरो मान लो। तुम्हें अपाहिज बनाने के लिए 2 फाइटर आए थे, एक रिवॉल्वर वाला था। सभी तुम्हारे दुश्मन थे, मैंने उन्हें नाकारा बना दिया। अब वो वापस नहीं आएंगे, अब ये यहूदी रह गया है। शिल्पा ने यहूदी जेवी शूटर को देखा, फिर किबरिया से कहा, इस जलील को भी खत्म कर दो, ये जमीन का बोझ है। किबरिया ने कहा, तुम्हें क्यों ना खत्म करूं? अभी तुमने मुझ पर गोली चलाई थी, मैं तो मुकद्दर से बच गया, वरना तुमने तो मुझे मार ही डाला था, लिहाजा तुम्हें मरना चाहिए। उसने रिवॉल्वर को जेवी शूटर की तरफ उछाला। शूटर ने इसे कैच करके देखा, उसके चैम्बर में 3 गोलियां थीं। शिल्पा ने सहम कर कहा, विजय, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने पिछली रात तुम्हें खुश किया था, उसके एवज मुझे बचा लो। अपने पिस्तौल से इस पर गोली चलाओ, वरना ये मुझे मार डालेगा। जेवी शूटर हर हाल में शिल्पा को हासिल करना चाहता था, उसे गोली नहीं मार सकता था। वो किबरिया को अपना रकीब समझता था। फिर शिल्पा ने भी एतराफ़ किया था कि पिछली रात उसने उसके रकीब को खुश किया था। ये दुश्मनी को और भड़काने वाली बात थी। उसने किबरिया का निशाना लेकर गोली चलाई। वो गोली उसके करीब से गुजर गई। वो बोला, मैंने तुम्हें रिवॉल्वर दिया और मुझ पर ही गोली चला रहे हो। उसने कहा, तुम मेरे रकीब हो, मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद ये नहीं मिल रही है, और तुम इसके साथ रंगरलियां मना रहे हो। शिल्पा ने कहा, शूटर, इसे शूट कर दो, ये अभी मेरी मौत चाहता था, मैं इसे हराम मौत मारते देखना चाहती हूँ। मेरी जान, तुम्हें खुश करने के लिए मैं ज़रूर इसे जहन्नुम में पहुंचाऊंगा। उसने दूसरी बार निशाना लिया। गोली छत पर जाकर लगी। किबरिया ने कहा, गधे के बच्चे, मैं यहाँ हूँ और तू छत पर गोली चला रहे। वो शूटर से बोली, क्या हो गया तुम्हें, क्यों गोलियां ज़ाया कर रहे हो? वो परेशान होकर बोला, समझ में नहीं आता, मैं सही निशाना ले रहा हूँ, फिर भी गोलियां इधर उधर जा रही हैं, अब इसमें एक गोली रह गई है। वो बोली, रिवॉल्वर मुझे दो, इस आखिरी गोली को ज़ाया नहीं होना चाहिए। उसने शूटर से रिवॉल्वर लेकर अच्छी तरह किबरिया का निशाना लिया, लेकिन ट्रैगर दबाते वक्त शूटर की तरफ घूम गई। वो सहम कर चीखते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? वो उधर है, ये मैं हूं, मैं। उसे मारो, उसे। उसने ट्रैगर दबा दिया।
शूटर के हलक से चीख निकली। गोली उसके टांग में लगी थी। वो फर्श पर गिर पड़ा। किबरिया ने कहा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। तुम तड़प तड़प कर और ठहर ठहर कर मरोगे। फिर वो उसके दिमाग में पहुंचकर बोला, तुम इस खौफ से पाकिस्तान छोड़कर आए हो कि वहां कोई टेलीपैथी जानने वाला पैदा हो गया। तुम उससे दूर रहकर इस मुल्क में तखरीबी कार्रवाइयां करना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हारे पास आ गया हूं, तुम्हारे सामने हूं। तुम रिवॉल्वर रखते हुए भी मुझे हलाक ना कर सके। वो अपनी जख्मी टांग को पकड़े फर्श पर बैठा खौफजदा नजर से किबरिया को देख रहा था। वो कह रहा था, तुम मुतमईन थे कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं कल रात ही तुम्हारे दिमाग में पहुंचकर तुम्हारी खुफिया तंजीम के अहम राज मालूम कर चुका था। अब तुम मेरे लिए बेकार हो। तुमने पाकिस्तान के चंद इबादत गुजार मुसलमानों को उनके सरकारी आला ओहदों से नीचे गिराया और यहूदी नवाज मुसलमानों को उन ऊंचे ओहदों पर पहुंचाया है। तुम यहूदियों को अमेरिका की पुश्त पनाही हासिल है और तुम हिंदुओं की पुश्त पनाही कर रहे हो। अमेरिका, इसराइल और भारत, तुम तीनों का एक मजबूत मुसल्लस बना हुआ है। वो उसके अंदर बोल रहा था और उसकी आंखों में देख रहा था। शिल्पा ने कहा, ये तुम दोनों एक दूसरे को यूं चुपचाप क्यों देख रहे हो? बात क्या है? जेबी शूटर ने बेबसी से कहा, ये मेरे दिमाग के अंदर है। ये टेलीपैथी जानता है। ये पाकिस्तानी है, मुसलमान है। शिल्पा ने चौंक कर बेयकीनी से किबरिया को देखा। ये 3 बातें धमाका खेज थीं। एक तो ये कि वो टेलीपैथी जानता है, दूसरा ये कि पाकिस्तानी है, यानी जिस मुल्क को वह मिटते हुए देखना चाहती है वो वहाँ का बाशिंदा है, तीसरा ये कि वो मुसलमान है। ये बात गुस्सा दिलाने वाली थी कि एक मुसलमान रात भर उसकी धज्जियाँ उड़ाता रहा था, लेकिन वो गुस्सा कैसे दिखाती। ये सुनकर ही होश उड़ गए थे कि वो टेलीपैथी जानता है। वो अपने तेवर बदलने लगी, अपने अंदर के गुस्से को कुचल कर मुस्कुराने लगी। वो शूटर से कह रहा था, अब पाकिस्तान में तुम्हारी और भारत की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। मैं तीनों ममालिक के अफराद को वहां से भागने पर मजबूर कर दूंगा। शिल्पा मुस्कुराती हुई करीब आकर बोली, गुस्सा थूक दो, मेरी भारत से दोस्ती करो। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो अमेरिका और इसराइल दोनों ही हमारे कदमों में रहेंगे। किबरिया ने कहा, तुम्हारे जैसे इंतहा पसंद हिंदू पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहते हैं और तुम तो उसे मिटाने के लिए अपनी आबरू को खिलौना बनाने वाली हो। अगर तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी और खुदा ना करे पाकिस्तान नहीं रहेगा तो फिर किससे इत्तेहाद करोगी? तुम तो जश्न मनाओगी। मुझे गलत ना समझो, मैं हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद चाहती हूँ। आखिर पिछली रात हमारा इत्तेहाद हुआ था, हम इसी तरह मुत्तहिद रहा करेंगे। और तुम ऐसा इत्तेहाद दूसरों से करोगी, उनके बेड पर जाकर उनसे अहम राज उगलवाकर पूरे पाकिस्तान को नाबूद करना चाहोगी। वो कोई जवाब ना दे सकी, उसका मुंह तकने लगी। अक्ल समझा रही थी कि इस टेलीपैथी जानने वाले से कोई राज छुपा नहीं रहेगा। जेबी शूटर ने कहा, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयाँ करता रहा हूँ, लेकिन जो किया उसकी तलाफी कर सकता हूँ। मुझे एक मौका दो, मैं आज ही से तुम्हारे मुल्क में तामीरी कार्रवाइयाँ शुरू कर दूंगा। मैंने सांप को दूध पिलाना नहीं सीखा है। यहूदियों और हिंदुओं से भलाई की तवक्को नहीं की जा सकती। उन पर भरोसा करना सबसे बड़ी हमाकत है। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। किसी को मौत के घाट उतारने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। क्या मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? एक नहीं 2 ख्वाहिश पूरी करूंगा। बोल लो, क्या चाहते हो? 24 घंटे की जिंदगी, उसके बाद मुझे मार डालो। किबरिया ने चंद सेकंड में उसके ख्यालात पढ़े, फिर कहा, तुम 24 घंटों में अपने बचाव की तदाबीर पर अमल करना चाहते हो। जाओ, तुम्हें मोहलत दी। तुम भी क्या याद करोगे? तुमने वादा किया है मेरी 2 ख्वाहिशें पूरी करोगे। बेशक तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश जानता हूँ, वैसे तुम जुबान से कहो। वह शिल्पा को देखते हुए बोला, इस हसीना ने मुझे बहुत दौड़ाया है, बहुत तड़पाया है। मैं इसके बदन के एक एक हिस्से को देखकर तरसता रहता हूँ। तुम चाहोगे तो मैं अभी इसकी जवानी से खेल सकूंगा। मेरे चाहने से क्या होता है, तुम इसे राजी करो। ये सीधी तरह राजी नहीं होगी। तुम टेलीपैथी के जरिए से मेरी आगोश में पहुंचा सकते हो। कुत्ते के बच्चे, तुम मुझे दलाल समझ रहे हो? मैं किसी औरत को तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा? उसने दिमाग में हल्का सा जलजला पैदा किया। वो चीखते हुए फर्श पर तड़पने लगा। वैसे बड़ा सख्त जान था। एक गोली उसके हाथ में लगी थी, दूसरी गोली एक पाँव की पिंडली में सुराख करती हुई गुजर गई थी, लेकिन वह जख्मी होने के बावजूद शिल्पा की आरजू कर रहा था। अब टेलीपैथी के जलजले से दिमाग भी फोड़े की तरह दुखने लगा। वो गहरी सांसें लेते हुए बोला, मुझे मुआफ़ कर दो, मैंने भूल से ऐसी बात कह दी। तुम समझ सकते हो मैं इसके बदन के लिए किस कदर ललचा रहा हूँ। शिल्पा ने उसकी तरफ थूक कर कहा, तुम्हारे जैसे कुत्ते मुझे देख देख कर ललचाते रहेंगे। मैं सिर्फ अपने विजय की आगोश में खेलती रहूंगी। वो किबरिया के और करीब आकर उसकी गर्दन में बाहें डालना चाहती थी। किबरिया ने उसे दूर हटाते हुए कहा, शूटर जैसे हवस परस्त तुम्हें देखकर ललचाएंगे। मेरे लिए तुम बासी हो चुकी हो। जिंदा सलामत रहना चाहती हो तो पाकिस्तान दुश्मनी से बाज आ जाओ। आइंदा पाकिस्तानी सियासतदानों को ट्रैप करने का ख्याल दिल से निकाल दो, वरना उस सेक्रेटरी की तरह सरेआम नंगी फिरती रहोगी।
फिर उसने विजय शूटर से कहा, इस वक्त 2 बजे हैं, कल 2 बजे तक जिंदा रहो और अपनी सलामती के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहो और दुआ मांगते रहो कि कल इस शहर की घड़ियां 2 ना बजाएं। इसके बाद तुम दूसरी सांस नहीं ले सकोगे। वो जाने लगा। शिल्पा ने रास्ता रोककर पूछा, क्या वाकई तुम्हारा नाम विजय वर्मा नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूं और मेरा नाम किब्रिया फरहाद है। जेवी शूटर ने हैरानी से कहा, फरहाद, किब्रिया फरहाद, क्या तुम फरहाद अली तैमूर के बेटे हो? वो कोई जवाब दिए बगैर वहां से चला गया। शिल्पा ये नाम सुनकर सोच में पड़ गई थी। फिर उसने चौंक कर आसपास देखा, वो नजर नहीं आया। वो उसे आवाजें देती हुई बंगले के बाहर आई, किब्रिया, किब्रिया, तुम कहाँ हो? प्लीज वापस आओ, मैं जरूरी बातें करना चाहती हूँ। वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी कार की स्टीयरिंग पर बैठ गई। इसे स्टार्ट करके ड्राइव करती हुई अहाते से बाहर आई। विंड स्क्रीन के पार दूर तक देखने लगी, शायद वो कहीं नजर आ जाए। वो उसके साथ वाली सीट पर बैठा टेलीपैथी की आंख मचोली खेल रहा था। बदनामे जमाना मुजरिम तारपीडो से तमाम मामला तय हो चुके थे। तारपीडो ने अपने दस्ते रास्त एंडी माइकल को जेल से रिहा कराने के लिए इंटेलिजेंस के डीजी की बेटी सूजी वॉन को अगवा किया था। यह धमकी दी थी कि एंडी को रिहा ना किया गया तो सूजी वॉन की इज्जत को लूटने के बाद कत्ल कर दिया जाएगा। डीजी से मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी। मैं और सोनिया उसकी मदद कर रहे थे। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए उससे राब्ता नहीं किया था। हम ये जानते थे कि टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन किले के अंदर डमी फरहाद तक पहुंचने के लिए डीजी के दिमाग में आते जाते होंगे। अगर मैं उसके दिमाग में कभी बोलता तो दुश्मनों को मालूम हो जाता कि मैं बीमार नहीं और ख्याल ख्वानी कर रहा हूँ। डमी फरहाद ने अमरीकी हुकाम पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उसे कैदी बनाकर इस कदर अजियतें पहुंचाई थी और इस तरह ब्रेन वॉश किया था कि वह हड्डियों का ढांचा बनकर ख्याल ख्वानी भूल चुका है। अब माली के किले में ज़ेरे इलाज है। सोनिया डीजी की पर्सनल सेक्रेटरी बनी हुई थी। डीजी ने मेरी मर्जी के मुताबिक तारपीडू से यह मामला तय किया कि आधी रात के बाद उसके दस्ते रास्त को जेल से निकालकर सी पोर्ट में पहुंचाया जाएगा। वहां सूजी वॉन को बुलाया जाएगा। फिर डीजी अपनी बेटी को ले जाएगा और तारपीडू अपने दस्ते रास्त को एक स्पीड बोट में वहां से खुले समुंदर की तरफ ले जाएगा। अगर किसी ने उसका पीछा किया तो इसके नताइज बहुत बुरे और नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। मैं सूजी वॉन के अंदर पहुंचकर ज़रूरी मालूमात हासिल कर रहा था। सबसे पहले तो यही मालूम हुआ कि तारपीडो एक सियाफ फार्म हबशी है जहां सूजी वॉन को अगवा किया गया है। वहां वो एक बार आया था। उसने कहा था, तुम हसीन हो और मैं हुस्न शबाब का रसिया हूँ। अभी तुम्हारे बाप से मामला तय हो रहे हैं। अगर वो एंडी को रिहा नहीं करेगा तो मैं तुम्हारे बदन की एक एक बोटी से खेलूंगा, फिर तुम्हारी बोटियां चील कौवों को खिला दूंगा। यह कहकर वो चला गया था, फिर वापस नहीं आया। हांगकांग से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर वेराने में एक चर्च था। आसपास शिकस्ता मकानात थे। कभी लोग वहां आबाद थे। अब वहां जानवर भी दिखाई नहीं देते थे। सूजी वॉन को इस चर्च में कैद किया गया। वहां जदीद असलहे से लैस 6 मुसल्ला अफराद थे। सब मशीन गन्ने और हैंड ग्रेनेड वगैरह भी थे। वो सब अपने चेहरे और हुलिये से जानवर लगते थे। ऐसे बदमाश थे कि सूजी वॉन के सामने लिबास तब्दील करते थे और कहते थे कि बॉस के बाद वो भी उसके मज़े लूटेंगे। चर्च में कुर्सियां और लंबी बेंच वगैरह थी। बैठने, लेटने और सोने की सहूलत थी। वो दोपहर को पेट भरकर खा चुके थे। तारपीडो ने फ़ोन के जरिए उनसे कहा था कि रात का खाना वहां भेज दिया जाएगा। आधी रात के बाद वो सूजी वॉन को लेकर सी पोर्ट जाएंगे। फिर एंडी माइकल को हासिल करके सूजी वॉन को उनके हवाले कर देंगे। वो चर्च के अंदर आज़ादी से घूमती फिरती थी, लेकिन जिधर जाती थी उधर कोई ना कोई मुसल्ला दरिंदा चलाता था। उसे दूर ही दूर से छेड़ता, फाज कलामी करता और बेबसी से कहता था कि बॉस ने उसे छूने से मना किया है, वरना वो उसके साथ बड़े रंगीन लम्हात गुजारते। साथ ही बेबस होकर उसे ललचाई हुई नज़रों से देखते थे। वो तारपीडो से इतने मरूब और खौफजदा थे कि उसकी गैर मौजूदगी में भी उसके अहकामात की तामील कर रहे थे। मैं सूजी वॉन के अंदर रहकर उनके बारे में अच्छी खासी मालूमात हासिल कर चुका था। मैंने सोनिया को वहाँ की सिचुएशन बताई। वो बोली सूजी को इस तरह वहाँ से लाना है कि उसे कोई नुकसान ना पहुँचे और उसकी रिहाई से पहले तारपीडो को मालूम नहीं होना चाहिए कि हम वायदे के खिलाफ काम कर रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि कम से कम वक्त में उन दरिंदों पर गालिब आकर सूजी को वहाँ से निकाल लूँ। इस चर्च से 3 किलोमीटर के फासले पर एक छोटी सी बस्ती है। तुम अपनी गाड़ी लेकर वहाँ जाओ। मैं उन दरिंदों पर हमला करते ही तुम्हें इतला दूंगा। तुम गाड़ी लेकर चर्च के सामने चली आना। वो मेरे मशवरे के मुताबिक गैराज में जाकर अपनी गाड़ी को चेक करने लगी। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए फिर एक दरिंदे के अंदर पहुंच गया। वो सब अच्छे खासे सेहतमंद थे, योगा में महारत हासिल कर सकते थे, लेकिन नशे के आदी थे। शराब और चरस के बगैर नहीं रहते थे, इसलिए पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकते थे। मैंने उसके अंदर पहुंचते ही महसूस किया कि वो कुछ परेशान है। फिर उसकी सोच ने बताया कि उसने अपने अंदर किसी की आवाज़ सुनी थी। किसी ने कहा था, रॉबर्ट, तुम उल्लू के पट्टे हो। इतनी हसीन लड़की सामने और तुम इसे हाथ भी नहीं लगा रहे हो।
वो दोनों हाथों से सर थाम कर सोचता रह गया कि वो कैसी आवाज़ है। उसने टेलीपैथी के मुतल्लिक बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई टेलीपैथी जानने वाला उसके अंदर आ सकता है। सोनिया ने बहुत पहले मुझसे कहा था, ना जाने कितने टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन डीजी के अंदर आते जाते होंगे। उन्हें सूजी वॉन के मामलात का इल्म होगा। वो लोग भी तारपीडू जैसे मुजरिम को शिकार करना चाहेंगे। अब यही हो रहा था। मैं सूजी वॉन के पास आकर उसके ख्यालात पढ़ने लगा। वो अंदर से बहुत खुश थी। किसी ने उसे कहा था कि वो टेलीपैथी जानता है, उसे रिहाई दिला सकता है। शर्त यह है कि वो रिहाई के बाद उसकी आगोश में आकर उसे खुश करेगी। इस पर वो राजी हो गई थी। वहां 6 दरिंदे उसे चीरने फाड़ने वाले थे। उनके मुकाबले में उसने एक टेलीपैथी जानने वाले को तरजीह दी। ये उसकी मजबूरी थी। मैं सोनिया के पास आया। वो अपनी गाड़ी ड्राइव करती हुई हांगकांग के मगरबी इलाके की तरफ जा रही थी। उसने सोच की लहरों को महसूस करते हुए पूछा, हाँ बोलो। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त था। एक टेलीपैथी जानने वाला सूजी वॉन के अंदर पहुंच गया। उसने तारपीडू के 6 मुसल्लह मातियतों के अंदर भी जगह बना ली है। वो बोली, इसका मतलब है हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा होंगी। तुम ख्याल ख्वानी के जरिए उन 6 मुसल्लह दरिंदों को आपस में लड़ाने वाले थे। क्या आप ऐसा कर सकोगे? यही सोच रहा हूँ। वो दुश्मन उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। वैसे वो हवस परस्त है। सूजी वॉन को हासिल करने के लिए उन दरिंदों को हलाक कर सकते हैं। तो फिर जल्दी ना करो। सूजी के अंदर रहकर उसके दुश्मन के अंदर तहरीक पैदा करो। वो उसे जल्द से जल्द रिहाई दिलाने के लिए एक्शन में आएगा। मैं खामोशी से सूजी के अंदर आ गया। वो अजनबी से मुखातिब थी। तुम चाहो तो अभी मुझे रिहाई दिला सकती हो, फिर देर क्यों कर रहे हो? ऐसी जल्दी भी क्या है, मुझ पर भरोसा करो। ये मुसल्ला पहरेदार मेरी मर्जी के बगैर तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकेंगे। इस बात का मुझे इत्मीनान है। लेकिन तुम तारपीडो को नहीं जानते। वो यहाँ आएगा तो तुम उसे मेरे पास आने से नहीं रोक सकोगे। दरअसल मुझे उसी का इंतजार है। वो एक बदनामे ज़माना मुजरिम है, लोहे का चना है। इंटरपोल वाले भी उसे छुपा नहीं सकते। मैं उसे अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। सूजी ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, तुम यहाँ गड़बड़ करोगे तो तारपीडू अभी दौड़ा चलाएगा। मुझे सोचने दो, मैं अभी आता हूँ। मैं भी सोचने लगा, क्या वो तन्हा होगा? अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले कई हैं। उनके अलावा कोबरा, रास्पुटीन और कोरोना भी हैं। वो भी माली के किले के अंदर डमी फरहाद तक पहुंचने की कोशिशें कर रहे होंगे। इस मकसद के लिए डीजी के दिमाग को ज़रूर टटोलते रहे होंगे और इस तरह उन्हें भी सूजी वॉन और तारपीडो के बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका होगा। क्या वो लोग इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहे होंगे? तारपीडो ऐसा चालाक और ज़बरदस्त मुजरिम था जिसे कानून के मुहाफिज भी गिरफ्तार करना चाहते थे और टेलीपैथी जानने वाले भी। उस पर काबू पाकर उसे अहम मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। मैं भी उसकी खोपड़ी के अंदर पहुंचकर मालूम करना चाहता था कि वो है क्या भला, जो कभी किसी की गिरफ्त में नहीं आता है। सोनिया उस बस्ती में पहुंच गई जो चर्च से 3 किलोमीटर के फासले पर थी। इस छोटी सी बस्ती में रिहाइश के लिए कोई होटल नहीं था। एक छोटी सी सराय और शराब खाना था। उसे देर तक वहां नहीं रहना था। चर्च में हंगामा किसी वक्त भी शुरू हो सकता था। वो इंतज़ार करने के लिए एक मेज़ के करीब बैठ गई। वहां आने वाली औरतें या मर्द सभी मस्ती में चूर रहते थे। शराब पेश करने वाली एक औरत ने आकर पूछा, अकेली हो? अभी तो अकेली हूँ, बात का पता नहीं। क्या पियोगी? सॉफ्ट ड्रिंक या जूस पिला दो। यहाँ सिर्फ शराब मिलती है। यहाँ बैठने के लिए पीना ज़रूरी है। ठीक है, 6 बोतलें और 6 गिलास ला कर दो और बिल ले आओ। आसपास बैठे हुए लोग उसे देखने लगे। उस औरत ने ताज्जुब से पूछा, तुम 6 बोतलें पियोगी? यहाँ खुदकुशी करने आई हो? तुम्हारा काम ऑर्डर के मुताबिक शराब पेश करना है, तुम अपना काम करो। वो काउंटर के पीछे गई। फिर एक बड़ी सी ट्रे में 6 भरी हुई बोतलें और गिलास उठाकर सोनिया के सामने मेज पर रख दिए। सोनिया ने परस में से बड़े बड़े नोट निकाले। फिर उनमें से एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, बाकी रख लो। वो औरत खुश हो गई। कितनी ही ललचाई हुई नजरें उस परस को देख रही थी। 2 अफराद अपनी जगह से उठकर उसके पास आए। एक ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, इस इलाके में मुझसे ज्यादा पीने वाला कोई नहीं है। फिर भी 2 बोतल नहीं पी सकता और तुम 6 बोतलें पीने वाली हो। वो वहां वक्त गुजारने के लिए तमाशे कर रही थी। उसने कहा, मैं नहीं पीऊंगी। जिनकी जेब हल्की है, जो बोतल खरीद नहीं सकते, उन्हें पिलाऊंगी, या जो सबसे ताकतवर होगा उसे पिलाऊंगी। उसकी बात सुनते ही कुछ पीने वाले आए। वो मांग कर पीने वालों में से थे। सोनिया ने बड़ी फराख दिली से कहा, एक एक बोतल उठा कर ले जाओ। फिर उसने मजीद 6 बोतलों का ऑर्डर दिया। एक कद्यावर शख्स ने आकर कहा, बार बार रकम निकाल कर दे रही हो, ये पर्स मुझे दे दो। मैं तुम्हारी तरह फराख दिल नहीं हूं। ये तमाम नोट अपनी ज़ात पर खर्च करूंगा। वो बोली, यहाँ जो सबसे ज़्यादा ताकतवर और बेहतरीन फाइटर है उसे शिकस्त दो और ये तमाम नोट ले जाओ। उसने बुलंद आवाज़ से पूछा, है कोई मर्द का बच्चा जो मुझसे मुकाबला करे? वहाँ सीधे सादे पीने वाले भी थे और गुंडे बदमाश भी। ज़रा ज़रा सी बात पर मरने मारने के लिए खड़े हो जाते थे। लेकिन वो बॉडी बिल्डर कद्यावर जवान था। उसके ललकारने पर कोई सामने नहीं आ रहा था। वो बड़े गरूर से पलटकर सोनिया से बोला,
यहाँ किसी ने माँ का दूध नहीं पिया है, ये तमाम रकम मुझे दे दो। काउंटर के पास से ललकारने की आवाज़ आई, रुक जाओ। ललकारने वाले की आवाज़ औरतों जैसी थी। सब ने उधर देखा। काउंटर के ऊपर 4 फुट का एक शख्स दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ा था। अगर उसकी मूंछ ना होती तो वह 12 बरस का लड़का दिखाई देता। उसे देखकर सब हंसने लगे। बॉडी बिल्डर ने उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे गालियां देकर कहा, तू मेरा मजाक उड़ाने आया है छिपकली की औलाद? तुझे एक उंगली मारूंगा तो जमीन में धंस जाएगा। बोने ने अचानक घूमकर एक लात चलाई। बॉडी बिल्डर करीब आ गया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि बोना मार्शल आर्ट जानता होगा। उसकी लात मुंह पर पड़ी। वो लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे गया। वह संभल सकता था, लेकिन एक कुर्सी से टकराकर फर्श पर गिर पड़ा। सब लोग हैरानी से वाह वाह करने लगे। वह झुंझलाते हुए उछलकर खड़ा हो गया। बोना काउंटर से फ्लाई करता हुआ आया, फिर उसे फ्लाइंग किक मारता हुआ दूसरी तरफ जाकर फर्श पर गिर पड़ा। दूसरे लम्हे में उछलकर खड़ा हो गया। 2 जबरदस्त ठोकरें खाने के बाद बॉडी बिल्डर को अंदाजा हुआ कि मध्य मुकाबिल कद में छोटा है, मगर वो छोटा उसे खोटा बना देगा। दूसरी ठोकर ऐसी थी कि उसके नाक से लहू की पतली धार बहने लगी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मैं उसके अंदर पहुंच गया। वो मेरी सोच की लहरों को महसूस ना कर सका। मैंने उस बॉडी बिल्डर के अंदर पहुंचने के लिए बोने के अंदर रहकर फाइट की थी। बेचारा बोना मार्शल आर्ट नहीं जानता था। उससे लड़ाई जारी रखता तो उसकी हड्डियां पसलियां टूट कर रह जाती, क्योंकि मैं उसे छोड़कर बॉडी बिल्डर के ख्यालात पड़ने वाला था। लिहाजा मैंने उसे भागने पर मजबूर किया। वो छलांगे लगाकर दौड़ता हुआ बैरूनी दरवाजे तक गया, फिर पलट कर बोला, मुझे माफ़ करना, मैं सिर्फ 2 लातें मारने आया था। आगे तो मेरा बाप भी तुमसे नहीं लड़ सकेगा। वह दरवाज़ा खोलकर भाग गया। मैंने सोनिया से कहा, यह बॉडी बिल्डर मशकूक है, तुम्हें छुपकर देख रहा था। मैंने इसके दिमाग का दरवाज़ा खोलने के लिए उस बौने को मार्शल आर्ट का खिलाड़ी बना दिया था। अब मैं इसके ख्यालात पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने ख्यालात पढ़े। उस बॉडी बिल्डर का नाम तारपीडू था। ये यकीन करने वाली बात नहीं थी। तारपीडू कोई मामूली शख्स नहीं था। ऐसे तीसरे दर्जे के शराब खाने में कभी नहीं आ सकता था। अगरचे उसके ख्यालात यही कह रहे थे, उसकी असलियत इसी तरह मालूम की जा सकती थी कि उसे तनवीमी अमल के जरिए मामूल बनाया जाए। फिर वो मुझसे अपनी असलियत नहीं छुपा सकता था। वो उस बौने को पकड़ने और मारने के लिए दौड़ता हुआ बाहर तक गया। फिर वापस आकर गुस्से से चीखता हुआ बोला, वो कुत्ता भाग गया है। आइंदा वो जहां भी मिलेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो सोनिया के सामने आकर बोला, वो मैदान छोड़कर भाग गया है, इसलिए मैं मैदान जीत गया हूं। सोनिया ने कहा, मैंने तुम्हें उस बौने से लड़ने के लिए नहीं कहा था। मुझे मुनसिफ बनाए बगैर तुमने लड़ाई शुरू कर दी थी। लिहाजा फिर किसी से फाइट करो। यहां मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं। लाओ ये पर्स और सारी रकम मुझे दो। वो पर्स की तरफ झपटा। सोनिया ने उसे एक तरफ हटा दिया। उसका खाली हाथ मेज पर पड़ा। वो अपनी जगह से उठकर बोली, मुझसे ये पर्स छीन लोगे तो ये तुम्हारा है। वो हंसते हुए बोला, क्यों चैलेंज कर रही हो? एक हाथ से कलाई पकड़ूंगा, दूसरे हाथ से पर्स छीन लूंगा। तुमने बौने को भी एक मजाक समझा था, उसका नतीजा देख लिया। अब मेरी कलाई पकड़ के देखो, दिन में तारे दिखाई दे जाएंगे। उसने अचानक उसकी कलाई को पकड़ना चाहा। उससे पहले ही सोनिया का दूसरा हाथ उसके मुंह पर पड़ा। वो झुका हुआ था, सीधा हो गया। एक घुंसा पेट पर पड़ा। वो झुकने लगा। एक हाथ मुंह पर पड़ा। वो फिर सीधा हो गया। फिर यही होने लगा। कभी एक हाथ मुंह पर पड़ रहा था, कभी दूसरा हाथ पेट या सीने पर। वो कभी झुकता कभी सीधा होता हुआ पीछे जा रहा था। वो इतनी फुर्ती से हमले कर रही थी कि उसे जवाबन हमला करने का मौका नहीं मिल रहा था। जब वो बेहाल होकर गिर पड़ा तब वो मेज के पास आई। वहां से परस को उठाकर उसे झुलाते हुए बोली, कम ऑन, ये परस तुम्हारा इंतजार कर रहे। वो ताबड़तोड़ हमलों के बाइस बदहवास और निढाल सा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता फर्श से उठ रहा था। उसके ख्यालात बता रहे थे कि वहां से 3 किलोमीटर के फासले पर एक मतरूक चर्च में उसके 6 मुसल्लम आते थे। उन्होंने एक लड़की सूजी वॉन को कैदी बना रखा है। वो दूर ही दूर से अपने आदमियों की निगरानी करने के लिए इस सराय के शराब खाने में आया है। उसके ख्यालात बता रहे थे कि वो तारपीडू है, जबकि मेरा दिमाग तस्लीम नहीं कर रहा था। मेरे तजुर्बात कह रहे थे कि आसानी से ट्रैप हो जाने वाला ये शख्स तारपीडू नहीं है। अगर वो अच्छा फाइटर ना होता तो किसी को चैलेंज ना करता, एक औरत से मुकाबला ना करता। अगर अच्छा फाइटर होता तब भी अपने दस्ते रास्त एंडी को रिहाई दिलाने के मामले में संजीदा रहता। ऐसी गैर संजीदगी से किसी शराब खाने में आकर दंगा फसाद ना करता। सोनिया ने उसकी ऐसी पिटाई की कि वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वो होश में आने वाला था। मैं उस पर तनवीमी अमल करके उसकी असलियत मालूम कर सकता था, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। मैं चंद सेकंड के लिए सूजी वॉन के पास गया तो पता चला वहां गड़बड़ शुरू हो चुकी है। मैंने सोनिया से कहा, सूजी के अंदर आने वाला अजनबी वहां 2 मुसल्ला पहरेदारों को आपस में लड़ा रहा है, तुम तैयार रहो, जैसे ही बुलाऊं गाड़ी लेकर चली आना। मैं सूजी के अंदर आकर देखने लगा। उस टेलीपैथी जानने वाले अजनबी ने एक पहरेदार के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे मजबूर किया था कि वो सूजी के पास जाकर उसके बदन से खेलना शुरू कर दे।
वो पहरेदार उसकी मर्जी के मुताबिक यही करना चाहता था। लेकिन दूसरे पहरेदार ने सूजी के आगे ढाल बनकर कहा, तुम्हारा दिमाग चल गया है। ये लड़की बॉस की अमानत है, तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगे। मैं अपनी भूख मिटाऊंगा, बॉस के फरिश्तों को भी नहीं मालूम होगा। हम तमाम साथी एक के बाद एक इसके मजे लूटेंगे। हम एक दूसरे के राजदार रहेंगे, बॉस को पता भी नहीं चलेगा। दूसरे पहरेदारों ने कहा, बकवास मत करो, हमने कभी तसव्वुर में भी बॉस से गद्दारी नहीं की। तुम करोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। वो अजनबी टेलीपैथी जाने वाला जिस पहरेदार को भड़का रहा था उसका नाम रॉबर्ट था। उसने धमकी देने वाले को गोली मार दी, फिर तेजी से सूजी वॉन के पीछे आकर उसे अपने सामने ढाल बना लिया। उसके तमाम साथी हैरान थे। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि रॉबर्ट अपने साथी को गोली मार देगा। दूसरे साथी ने कहा, रॉबर्ट तुम पागल हो गए हो, गन फेंक दो, हमारे पास आओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ। रॉबर्ट ने उस बोलने वाले को भी गोली मार दी। उसके 5 साथियों में से 2 मारे गए, बाकी 3 ने इधर उधर भागते हुए छुपकर अपनी जान बचाई। वो बोला, मैं सूजी को साथ वाले कमरे में ले जा रहा हूँ, याद रखो मुझ पर गोलियां बरसाओगे तो पहले ये मरेगी और ये तुम्हारे बॉस की अमानत है, तुम इसे नहीं मारोगे। वो एक हाथ से सूजी को गिरफ्त में लेकर दूसरे हाथ से फायरिंग करता हुए कमरे की तरफ जाने लगा। एक पहरेदार मोबाइल फोन के जरिए तारपीडो से कह रहा था, बॉस ये रॉबर्ट अचानक पागल हो गया, सूजी आपकी अमानत है, ये खयानत करने उसे एक कमरे में ले जा रहा है। तारपीडो ने गुस्से से कहा, उस कुत्ते को गोली मार दो, उसने सूजी को ढाल बना रखा है, हम उस पर गोली चलाएंगे तो सूजी मारी जाएगी। उसने हमारे 2 साथियों को मार डाला है, हम सिर्फ 3 रह गए हैं, उसे किसी तरह काबू में करो, मैं आ रहा हूं। फोन का राब्ता खत्म हो गया। सोनिया ने जिसकी पिटाई की थी मैं उसके दिमाग में पहुंचा। वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ था। अब होशो हवास में उससे शराब खाने से बाहर निकल रहा था। उसके मोबाइल से बजर की आवाज़ उभरी। उसने मोबाइल फ़ोन का एक बटन दबाकर इसे कान से लगाया, फिर कहा, हेलो मैं तारपीडो बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, तुम कहाँ हो, फ़ौरन चर्च में जाओ, वहाँ रॉबर्ट बागी हो गया, उसने अपने ही 2 साथियों को मार डाला है। अगर वो सूजी को भी मार डालेगा तो हम अपने बेहतरीन दोस्त एंडी को जेल से रिहा नहीं करा सकेंगे। तुम फिक्र न करो बॉस, मैं अभी वहां पहुंचकर सूजी को तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला, वो असल तारपीडो नहीं था। जो असली था वो कहीं रूपोश था और एक डमी तारपीडो के जरिए सूजी वॉन और अपने दस्ते रास्त एंडी माइकल के मामलात निपटा रहा था। मैंने सोनिया के पास पहुंचकर देखा। वो चर्च से कुछ फासले पर अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी। मैंने चर्च के अंदरूनी हालात बताकर कहा, थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं सूजी वॉन को चर्च से बाहर लाऊंगा। मैं सूजी के अंदर पहुंच गया। रॉबर्ट सूजी को ज़बरदस्ती एक कमरे में ले आया था और चीख कर कह रहा था, मैं टेलीपैथी का जिन हूँ, रॉबर्ट के अंदर घुसा हुआ हूँ, मुझे सूजी से कोई दिलचस्पी नहीं, मैंने तुम्हारी फ़ोन कॉल सुनी है, मैं तुम्हारे बॉस तारपीडो का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने अल्पा को मुखातिब किया, मेरे पास आओ। वह दूसरे ही लम्हे आ गई। मैंने कहा, तुम एक डमी तारपीडो के दिमाग में पहुंचा रहा हूँ, तुम उसके दिमाग पर कब्जा जमाए रखो, उसे किसी भी टेलीपैथी जानने वाले का आलयकार ना बनने दो, तुम उसके अंदर रहकर वहां के हालात मालूम कर सकोगी। मैंने उसे डमी तारपीडो के दिमाग में पहुंचा दिया। वह भी अपनी गाड़ी में चर्च के करीब पहुंच गया था। सोनिया ने उसे देखकर कहा, हाय तारपीडो, चर्च के अंदर कैसे जाओगे, वहां मौत है। उसने बेबसी से सोनिया को घूर कर देखा। वो बोली, फिक्र न करो, सूजी अभी खुद ही चर्च से बाहर आएगी। मैं फिर सूजी के पास आया। वो एक कमरे में रॉबर्ट के गन पॉइंट पर थी। अजनबी टेलीपैथी जानने वाले से कह रही थी, तुमने इन दरिंदों से निजात दिलाने का वादा किया था, लेकिन मुझे तारपीडो तक पहुंचने का मोहरा बना रहे हो। फॉर गॉड सेक, एक मजलूम और बेयारो मददगार लड़की पर तरस खाओ, मुझे इनसे निजात दिलाओ। उसने रॉबर्ट के जरिए डांट कर कहा, बकवास मत करो, चुप रहो, शायद तारपीडो आ गया है। तारपीडो अपनी गाड़ी से मेगाफोन स्पीकर निकाल कर बोल रहा था, रॉबर्ट, अभी तुम्हारे साथी ने मुझे फ़ोन पर बताया है कि किसी टेलीपैथी जानने वाले ने तुम्हें अपना आलाकार बनाया। मैं उसे कहता हूँ कि वो मेरे दिमाग में आकर बातें करे। वो रॉबर्ट के दिमाग से निकल कर नहीं जा सकता था। अगर जाता तो ना सिर्फ रॉबर्ट उसकी गिरफ्त से निकलकर अपने साथियों के पास चला जाता, बल्कि सूजी भी उसके हाथ से निकल जाती। उसने रॉबर्ट की जुबान से बुलंद आवाज में कहा, तुम तीनों जहां भी छुपे हुए हो, अपने बॉस तारपीडो से कहो वो चर्च के अंदर आए, मैं उससे रूबरू बातें करूंगा। वो कभी ये सोच नहीं सकता था कि रॉबर्ट के अंदर कोई दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला आ सकता है। मैंने अचानक रॉबर्ट को मजबूर किया कि वो अपनी गन सूजी के पास फेंक दे। उसने जैसे ही मेरी मर्जी के मुताबिक ऐसा किया। मैं सूजी के अंदर पहुंच गया। सूजी ने झुककर उस गन को उठाया, फिर एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर रॉबर्ट को गोली मार दी। मैं जानता था कि अजनबी उसके मुर्दा दिमाग से निकलकर सूजी के अंदर आएगा। मैंने सूजी पर बड़ी मजबूत गिरफ्त रखी। वो गुस्से से बोला, कुत्ते की बच्ची, तूने रॉबर्ट को गोली क्यों मारी? सूजी ने कहा, कुत्ते के बच्चे, तू कोई दूसरा ठिकाना बना, अब यहां तेरी दाल नहीं गलेगी, तू आता रहेगा, मैं सांस रोकती रहूंगी। मैंने उसके अंदर सांस रोकी। उसकी सोच की लहरें बाहर निकल गईं। वो उन 3 पहरेदारों में से एक के अंदर चला गया। उसका नाम जेरी था।
मैंने दूसरे पहरेदार के अंदर घुसकर जैरी को गोली मारी, फिर दूसरे साथी को भी जहन्नुम में पहुंचाया। आखिर में वही एक रह गया। अजनबी ने हैरानी से उसके दिमाग में पूछा, ये क्या हो रहा है? वो बोला, मैं आखिरी दिमाग रह गया हूँ, मेरी बात किसके अंदर जाओगे? ये कहते उसने खुद को गोली मार दी। अब वो अजनबी दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया था। चर्च के अंदर और बाहर कोई ऐसा नहीं था जिसे वो आलाकार बनाकर वहां मौजूद रहता। सूजी वॉन बार बार सांस रोककर उसे भगा रही थी। वो वहां से भागती हुई चर्च के बाहर आई और वह सोनिया और तारपीडू को अपनी अपनी गाड़ी के पास देखकर ठिठक गई। सोनिया ने कहा, घबराओ नहीं, खतरा टल गया है, यहाँ आओ। वो मेरी मर्जी के मुताबिक सोनिया के पास आ गई। नमी तारपीडू ने रिवॉल्वर से निशाना लेते हुए कहा, मैं शराब खाने में ही समझ गया था कि तुम इंटेलिजेंस से आई हो। तुम सूजी वॉन को नहीं ले जा सकोगी, इसे मेरे हवाले कर दो। सोनिया ने गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोला। सूजी वहां बैठ गई। सोनिया ने स्टीयरिंग सीट संभाली, गाड़ी को स्टार्ट किया। डमी तारपीडो दोनों हाथों से रिवॉल्वर थामकर ललकारते हुए कह रहा था, खबरदार गाड़ी ना चलाना वरना गोली मार दूंगा। वो बार बार गोली मारने की धमकियां दे रहा था और ये सोचकर परेशान हो रहा था कि फायर क्यों नहीं कर रहा है। सोनिया उसके सामने सूजी वॉन को उससे छीन कर ले जा रही थी। वो पूरी तरह कोशिशें करने के बावजूद रिवॉल्वर का ट्रैगर दबा नहीं पा रहा था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि उसके दिमाग के ट्रैगर पर एल्पा की उंगली रखी हुई थी। उसने मोबाइल के नंबर पंच किए। तारपीडू से रब्ता हुआ। उसने कहा, बॉस, डीजी ने हमें धोखा दिया है। उसकी एक जासूसा सूजी वॉन को हमसे छीन कर ले गई है। हमारे तमाम मुसल्लमातियत मारे गए हैं। दूसरी तरफ से गरज कर पूछा गया, क्या बकवास कर रहे हो? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। मेरे यहाँ पहुँचने तक किस्सा तमाम हो चुका था। हमारे तमाम आदमी मारे जा चुके थे और वो जासूसा सूजी वॉन को वहाँ से ले जा रही थी। मैं उसे गोली ना मार सका। कोई नादीदा कुव्वत मुझे रोक रही थी। बाद में पता चला कोई टेलीपैथी जाने वाला हमें नुकसान पहुंचा रहे। टेलीपैथी? दूसरी तरफ से असली तारपीडो ने कहा, ओ गॉड, मुझे अंदेशा था कि डीजी के अंदर कई टेलीपैथी जाने वाले आते होंगे। वो मेरी मामलात को समझने के बाद मुझ तक पहुंचने की कोशिशें करेंगे। यकीनन डीजी ने उन ख्याल ख्वानी करने वालों की मदद हासिल की है। बॉस, वो डीजी टेलीपैथी के जरिए हमें नुकसान पहुंचाएगा। बेहतर है उससे दूर रहा जाए। आप अपने दस्ते रास्त एंडी को भूल जाएं। उसे जेल से रिहा नहीं करा सकेंगे। बकवास मत करो, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। टेलीपैथी जाने वाले तुम्हारे अंदर पहुंच गए हैं। तुम इतने बेबस हो गए हो कि सूजी वॉन को ले जाने वालों पर गोलियां ना चला सके। अब तुम मेरे काम के काबिल नहीं रहे हो। तुम्हें मर जाना चाहिए। वो खौफ से गिड़गिड़ाते हुए बोला, बॉस, मैं नाकारा नहीं हूं, आपके बहुत काम आ सकता हूं। मैं जिंदा रहना चाहता हूं। आप मुझे सजाए मौत ना दें। तुम मेरे लिए खतरनाक बन गए हो। टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचने की कोशिशें करेंगे। तुम्हारे अंदर रहकर मेरे दूसरे अहम मातियतों को अपना आलाकार बनाएंगे। मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। मैं हुक्म देता हूं, अपना मोबाइल ऑन रखो, अपना रिवॉल्वर निकालो और खुदकुशी कर लो। एल्पा उसके अंदर थी। मैंने कहा, खामोशी से तमाशा देखो। डमी तारपीडो हुक्म की तामील कर रहा था। रिवॉल्वर निकालकर अपनी कनपटी से लगाकर रहम की भीख मांग रहा था। असल तारपीडो सख्त लहजे में कह रहा था, गोली चलाओ, मैं फ़ोन के जरिए आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मैं उसे सजाए मौत से बचा सकता था, उसके हाथ से रिवॉल्वर गिरा सकता था, लेकिन वो बदतरीन मुजरिमाना जिंदगी गुजारता रहा था। उसने कितने ही दोस्तों और दुश्मनों को हलाक किया था। लड़कियों को अगवा करके उनकी इज्जत से खेलता रहा था। वो हमदर्दी का नहीं, सजाए मौत का मुस्तहिक था। ठाई से गोली चलने की आवाज़ गूंजी। इसके साथ ही मेरी और एल्पा की सोच की लहरें उसके मुर्दा दिमाग से निकल गईं। मैं दिमागी तौर पर अपने साहली कॉटेज में हाजिर हो गया। वहां मैं सोनिया के साथ दिन रात गुजार रहा था। एल्पा ने कहा, सर, आज मैं बहुत खुश हूं। आपने मुझे मुखातिब किया, मुझे एक काम करने को दिया। मैं आज का दिन हमेशा याद रखूंगी। मुझे सर ना कहो। तुम अपने बेहतरीन अमल से हमारे दिल जीत रही हो। सोनिया ने तुमसे कहा था कि तुम उसे मम्मा कहकर मुखातिब करोगी, लिहाजा मुझे पापा कहा करो। वो खुशी के मारे रोती हुई मुझसे और सोनिया से मोहब्बत का शदीद इजहार करने लगी। मैंने कहा, तुमने अमेरिका में कैदी बनने वाले डमी फरहाद को अगवा करके बड़ी कामयाबी से अमेरिकी मंसूबों को खाक में मिलाया है। किब्रिया को बहुत अच्छी तरह गाइड कर रही हो। तुम खुद को मेरी फैमिली का एक मेंबर समझो। वो खुशी से निहाल हो गई। मैंने कहा, अब जाओ और देखो किब्रिया क्या कर रहा है। वो चली गई। मैंने सोनिया के पास आकर देखा, वो डीजी के बंगले में थी। वहां सूजी वॉन अपने बाप के सीने से लगी हुई थी। डीजी उसे प्यार कर रहा था और सोनिया का शुक्रिया अदा कर रहा था। उसने कहा, तुम तनहा मेरी बेटी को उन बदमाशों के चुंगल से छुड़ा कर लाई हो। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसे एक चर्च में कैदी बनाकर रखा गया है? सूजी वॉन ने कहा, डैडी, वहां कोई टेलीपैथी जाने वाला था। उसने बड़े जादुई अंदाज में पहरा देने वाले 6 दरिंदों को हलाक किया था। डीजी ने सोनिया से पूछा, क्या टेलीपैथी जाने वाले हमारे मामलात से दिलचस्पी ले रहे हैं? सोनिया ने कहा, एक ख्याल ख्वानी करने वाला तारपीडो तक पहुंचने के लिए सूजी को मोहरा बना रहा था। पता नहीं वो कौन था, लेकिन मेरे दिमाग में एक ख्याल ख्वानी करने वाली ने आकर मुझे गाइड किया था।
मुझे चर्च तक पहुंचाया और उस अजनबी टेलीपैथी जानने वाले को नाकाम बनाकर सूजी को उससे निजात दिलाई थी। अचानक सूजी ने परेशान होकर कहा, डैड वो फिर मेरे दिमाग में बोल रहा है। मैं सोनिया के पास था, फौरन ही सूजी के अंदर पहुंच गया। वो अजनबी उसकी जुबान में बोला, मैं नाकामी बर्दाश्त नहीं करता डीजी, मैं तुम्हारी बेटी को आलाकार बनाकर तारपीडू तक जरूर पहुंचूंगा। सोनिया ने अभी एक ख्याल ख्वानी करने वाली का जिक्र किया था। मैंने अल्पा को फिर बुलाया, उससे कहा, सोनिया के अंदर हो और मौजूदा सिचुएशन को समझो। वो सोनिया के पास चली गई। वो अजनबी कह रहा था, वहां मेरे मुकाबले में एक ख्याल ख्वानी करने वाली थी। उसने सूजी के दिमाग पर कब्जा जमा कर मेरा रास्ता रोका था। ये तो समझ में आने वाली बात है। वो हमेशा उसके दिमाग में नहीं रह सकती थी। अब मैं इस पर कब्जा जमा करूंगा। मैंने अल्पा और सोनिया से कहा, अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले माली के किले तक पहुंचने में मसरूफ हैं। रासपटीन को आला बीबी उलझा रही है, एक कोबरा रह गया है, ये कमबख्त वही होगा। अल्पा ने कहा, आपका अंदाजा दुरुस्त है। मैं कोबरा को उसकी आवाज़ और लहजे से पहचान रही हूँ। आप इत्मीनान रखें, मैं उससे निमट लूंगी। सोनिया ने सूजी को देखते हुए कहा, मिस्टर अजनबी तुम कौन हो और तुम्हें हमसे क्या दुश्मनी है? वो बोला, मैं तारपीडू को ट्रैप ना कर सका, अब दूसरी चाल चल रहा हूँ। डीजी को मजबूर करूंगा कि वो तारपीडू के दस्ते रास्त को रिहा कर दे, वरना मैं सूजी को दिमागी अजियतें देता रहूंगा। अगर इसके दस्ते रास्त को रिहा किया जाएगा तो मैं तारपीडू को दोस्त बनाकर उसके खास आदमी को उसके हवाले करूंगा। सोनिया ने कहा, वो ख्याल ख्वानी करने वाली मेरे अंदर मौजूद है जिसने अभी हमारी मदद की थी, अब ये तुमसे बोल रही है। अल्पा ने कहा, हाय अजनबी, क्या तुम मेरी आवाज़ और लहजे से मुझे पहचान रहे हो? उसने कहा, तुम मिस अननोन हो, आवाज़ और लहजा बदल कर बोलती हो। मैं अननोन नहीं, अल्पा हूँ। याद करो, मैंने तुम्हारी बीवी एंजी को अगवा किया था, फिर उसे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर तुम्हारे पास वापस भेज दिया था। अच्छा, तो तुमने उसे अगवा किया था? मैं तुमसे इंतकाम लेना चाहता था। आज तुम मुझे नुकसान पहुंचाने आई हो। तुम ना होती तो मैं तारपीडू तक पहुंच जाता। तारपीडू की नहीं, अपनी बात करो। मैंने एंजी को सही सलामत तुम्हारे पास पहुंचाया था, इसके बदले तुम सूजी को सही सलामत रहने दो। मैं सूजी के बदले तारपीडू के खास आदमी की रिहाई चाहता हूँ। मुजरिम को रिहा नहीं किया जाएगा। तुम सूजी का पीछा छोड़ोगे या नहीं? पीछा ना छोड़ूं तो क्या करोगी? कोबरा तुम्हारी एंजी माँ बनने वाली है, क्या तुम बाप बनने की खुशी हासिल नहीं करोगे? क्या मुझे वो खुशी हासिल करने से रोकोगी? अब मैं तुम्हारे होश उड़ाती हूँ। जब एंजी अगवा होने के बाद वापस आई थी तो तुमने उस पर तनवीमी अमल करके उसके दिमाग को लॉक किया था ताकि कोई तुम्हारी बीवी के अंदर ना पहुंच सके, लेकिन मैं पहुंच सकती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे झांसा दे रही हो। मैं एंजी के अंदर जा रही हूँ। उसकी सलामती चाहते हो तो उसके अंदर आओ। अब हमारी मुलाकात एंजी के दिमाग में होगी। कोबरा उलझ कर रह गया। वो एंजी को दीवानगी की हद तक चाहता था, फिर वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, उसकी हिफाजत लाजमी थी, लेकिन उसके पास जाने के लिए सूजी को छोड़ना पड़ता और वो उसे छोड़कर दूसरी बार नाकाम नहीं होना चाहता था। उसने कहा, अल्पा मुझे सोचने का वक्त दो। सोनिया ने कहा, अल्पा जा चुकी है, क्या तुम अपनी बीवी की सलामती नहीं चाहोगे? फोन की घंटी बजने लगी। डीजी ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ की बातें सुनी, फिर पूछा, क्या तुम्हारा नाम एंजी है? तुम पेरिस से बोल रही हो? कोबरा ने तड़प कर कहा, रिसीवर सूजी को दो। सूजी ने रिसीवर लेकर कान से लगाया। कोबरा ने उसकी जुबान से पूछा, हेलो एंजी, तुम बोल रही हो? दूसरी तरफ से एंजी ने पूछा, तुम कहाँ हो? मेरे अंदर कोई औरत बोल रही है, वो मुझे फ़ोन पर तुमसे बातें करने पर मजबूर कर रही है, तुम फौरन आओ। तुम फिक्र न करो, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। मैंने अल्पा से कहा, इसे एंजी के पास उलझाए रखो, मैं सूजी के दिमाग को लॉक कर रहा हूँ। मैं अल्पा के पास से आकर सूजी के अंदर पहुंचा। कोबरा जा चुका था। वो मेरी मर्जी के मुताबिक अपने बेडरूम में आई, फिर बेड पर लेट गई। मैं उस पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल करने लगा। उधर कोबरा ने एंजी के पास आकर पूछा, तुम खैरियत से हो? हाँ, मगर कोई मेरे अंदर है, मुझे डर लग रहा है। कोबरा ने कहा, अल्पा मैंने सूजी वॉन को छोड़ दिया है, तुम भी मेरी बीवी के दिमाग से चली जाओ। अल्पा ने कहा, पहले अपनी बीवी को बताओ कि तुम एक मासूम लड़की को दिमागी मरीजा बनाना चाहते थे। उस लड़की को मोहरा बनाकर एक बदनाम ज़माना मुजरिम से दोस्ती करना चाहते थे। हाँ, मैं ऐसा करना चाहता था, अब नहीं करूँगा। मैं उस लड़की को आज़ाद कर चुका हूँ, तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। वो बोली, अभी मुझे अंजी के ख्यालात पढ़कर बहुत कुछ मालूम हुआ है। तुमने इस मोहब्बत करने वाली बीवी से वादा किया था कि फरहाद से दोस्ती करोगे, उसके खिलाफ महाजराई नहीं करोगे। ये बताओ, तुम हांगकांग में क्या कर रहे हो? मैं हांगकांग में नहीं, किसी दूसरे मुल्क में हूँ। एंजी ने कहा, झूठ ना बोलो, मैंने अभी हांगकांग के डीजी को फ़ोन किया था, तुम उसके घर में थे। मेरी जान, मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए वहाँ पहुँचा हुआ था। वो बोली, मैंने इंटरनेट के कई चैनल से ये खबरें सुनी हैं कि फरहाद अली तैमूर हांगकांग के जनूबी जजीरे में है, तुम इसलिए वहाँ ख्याल ख्वानी के ज़रिए जाते हो। तुम गलत समझ रही हो। मैं तारपीडू नामी एक मुजरिम को ट्रैप करने वहाँ गया था, अब नहीं जाऊँगा। तुमने वादा किया था कि टेलीपैथी के ज़रिए किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगे, फिर उस लड़की को दिमागी मरीज़ा क्यों बनाना चाहते थे? तुम मेरे एतमाद को धोखा दे रहे हो।
फरहाद के खिलाफ कुछ करते फिर रहे हो। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि, वो बात काट कर बोली, झूठी कसम मत खाओ। अगर मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर मेरे पास आओ और हमेशा मेरे साथ रहो, वरना मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, इस बच्चे को ज़ाया कर दूंगी। बकवास मत करो, तुम ऐसी हरकत नहीं करोगी, मैं करने नहीं दूंगा। एल्पा ने कहा, तुम अपने बच्चे की खातिर एनजी को टेलीपैथी के जरिए मजबूर करना चाहोगे तो मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। तनवीमी अमल के जरिए इसके दिमाग को लॉक करने भी नहीं दूंगी। मेरे जासूस एनजी की निगरानी करते रहेंगे और मैं दिन रात इसके दिमाग में आती रहूंगी। इसके अलावा एक ऐसी चाल चलूंगी कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो झुंझलाकर बोला, अच्छा बस करो, ज़्यादा धमकी ना दो, मैं अपनी बीवी की हिफाजत करना जानता हूँ। एल्पा उसे वहाँ बातों में उलझाती रही। इधर मैंने सूजी के दिमाग को लॉक कर दिया। फिर सोनिया से कहा, कई घंटे से ख्याल ख्वानी करता रहा हूँ, अब साहिल पर जाकर खुली फिजा में चहलकदमी करूंगा, तुम कब तक आ रही हो? उसने 2 घंटे बाद आने को कहा। मैं राब्ता ख़त्म करके बाथरूम में आया, फिर गुस्ल करने लगा। इन दिनों जिस्मानी मेहनत नहीं हो रही थी, बैठे बैठे लेटे लेटे ख्याल ख्वानी किया करता था। अच्छी खासी ज़हनी थकन हो जाती थी। ऐसी थकन उतारने के लिए खुली फिजा में चलना फिरना और ख्याल ख्वानी से परहेज करना लाजमी था। मैंने सोचा आइंदा 2-4 घंटों तक ख्याल ख्वानी नहीं करूंगा। देखा जाए तो पूरी उम्र ख्याल ख्वानी करते करते गुजर रही थी। कभी मैं तन्हा था, आमना से बच्चे हुए तो बाप बन गया। अब वो बच्चे अपने बच्चों के बाप बन चुके थे। सोनिया से होने वाले बच्चे आला बीबी और किबरिया भी जवान हो चले थे। एक तवील अरसा गुजर चुका था। मैं तकरीबन रबा सदी से ख्याल ख्वानी करता आ रहा था। मैं गुसल वगैरह से फारिग होकर कॉटेज के बाहर आया। साहिल समुंदर पर दूर तक खासी चहल पहल थी। जवान लड़कियां और औरतें मुख्तसर से लिबास में नहा रही थीं, समुंदर से खेल रही थीं। जवानी ऐसी ही होती है, किसी चप्पू और बादबान के बगैर तूफानी लहरों से खेलती है। बच्चे, बूढ़े और जवान तरह तरह की तफरीहात में मसरूफ़ थे। फ़िक्र और परेशानियों और दुनियावी झमेलों से निजात हासिल करने के लिए वहाँ हंसते खेलते वक्त गुजार रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके दरमियान से गुजर रहा था। एक जगह रुक कर देखा, 2 शख्स आपस में लड़ रहे थे। दोनों ही अच्छे खासे फाइटर थे, एक दूसरे पर कामयाब हमले कर रहे थे। जो उनके दरमियान बीच बचाव के लिए आता वो उन्हें मारकर भगा देते, इसलिए लोग दूर ही दूर से तमाशा देख रहे थे। मैं उन दोनों की खोपड़ियों में घुसकर उन्हें ठंडा कर सकता था, लेकिन ख्वामखा ख्याल ख्वानी करना मुनासिब ना था। हमारी दुनिया में कदम कदम पर किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ होता रहता है। अगर मैं हर एक के मामलात में मुदाखलत करूं तो मुझे कभी खाने पीने और सोने का भी वक्त नहीं मिलेगा। मैं वहां से आगे जाने लगा। एक जवान औरत पीछे आ रही थी, उसके शाने से एक बैग लटक रहा था। वो तेजी से चलती हुई मेरे बराबर आ गई, हाँफते हुए बोली, वो मेरा पीछा कर रहा है। मैंने कहा, इतने मुख्तसर कपड़े पहनोगी तो ना जाने कितने ही लोग तुम्हारे बदन की बोटी बोटी का हिसाब करेंगे। वो बोली, कितनी ही लड़कियां ऐसे लिबास पहनती हैं, लेकिन ये मेरे ही पीछे क्यों पड़ गए हैं? कुत्तों के आगे अपने बदन की एक आध बोटी डाल दो, वो नहीं काटेंगे। वो नाराज होकर बोली, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम उड़ाने वाली चीज़ बनोगी तो सभी मज़े उड़ाएंगे। वो तनहा थी, 2 कुत्तों से बचने के लिए मेरे पास आई थी, या कोई मक्कार थी मुझे फांसने आई थी। ऐसी लड़कियां साहिल समुंदर पर तमाम करेंसी नोट लेती हैं, या अपने साथ किसी होटल में ले जाकर बिल्कुल कंगाल बना देती हैं। मैं उसके अंदर पहुंचकर हकीकत मालूम कर सकता था, लेकिन यह फैसला कर चुका था कि 2 घंटे तक ख्याल ख्वानी नहीं करूंगा। मेरी दुनिया के लोग टेलीपैथी के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या मैं 2 घंटे नहीं गुजार सकता? आधा घंटा गुजर गया, 1.5 घंटा रह गया था। मैं ख्याल ख्वानी का इस कदर आदी हो गया था, जैसे कुछ लोग ऐनक के आदी होते हैं। उनकी आंखों से ऐनक उतार ली जाए तो वो कुछ देख नहीं पाते। मुझे भी ख्याल ख्वानी के बगैर आसपास के अजनबी लोग समझ में नहीं आते थे। मैं फ़ौरन ही टेलीपैथी की ऐनक लगाकर उन्हें देखने समझने लगता था। फिलहाल सब्र कर रहा था, ऐसी कोई क़यामत नहीं आ गई थी कि ख्याल ख्वानी करना ज़रूरी होता। मेरे साथ चलने वाली लड़की का पीछा करने वाले दोनों बदमाश दौड़ते हुए मेरे सामने आकर हमारा रास्ता रोककर खड़े हो गए। लड़की अपने बचाव के लिए मेरे पीछे आकर मुझसे चिपक गई, अपने बदन की हरारत मेरे अंदर पहुंचाने लगी। मैंने उन दोनों से कहा, भाई ज़रा आराम से, ये बताओ प्रॉब्लम क्या है? इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा, लड़की को उसके माँ बाप के हवाले करते हैं और किसी एक के हवाले करते हैं, लेकिन तुम 2, इसे कौन हासिल करेगा? ये हमारा मसला है, तुम सामने से हटो और यहाँ से जाओ। झगड़े वाली बात ना करो, ये तुम दोनों से राजी नहीं है, इस बेचारी को छोड़ दो। एक ने आगे बढ़कर अपने बाजू के मसल्स दिखाते हुए कहा, एक हाथ पड़ेगा तो रेत में धंस जाओगे, क्या इसके बॉडीगार्ड बनना चाहोगे? मैंने कहा, तुम पहलवान हो फिर 2 हो, मैं तुम्हारे मुकाबले में अकेला हूँ, ये भी अकेली है, हमें जाने दो। दूसरे ने कहा, ये ओल्ड मैन हमारा वक्त ज़ाया कर रहा है, इसे एक हाथ रसीद करो और टीना को यहाँ से ले चलो। पहलवान नुमा जवान ने एक हाथ चलाया, मैंने वो हाथ पकड़ लिया। उसने दूसरा हाथ चलाया, मैंने दूसरे हाथ को भी पकड़ लिया।
दूसरा जवान उसकी मदद के लिए आ रहा था। मैंने उछलकर एक किक मारी और दूर जाकर गिरा। वो पहलवान अपने दोनों हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके मुंह पर अपने सर से जोरदार टक्कर मारी। उसके हलक से एक कराह निकली, नाक से खून बहने लगा। मैंने उसके मुंह पर एक घूंसा मारा। वो पीछे जाकर अपने साथी के पास रेत पर गिर पड़ा। वो दोनों तगड़े जवान थे, मुझ पर जवाबी हमले कर सकते थे, लेकिन वो रेत पर बैठे रह गए। टीना सामने आकर मेरी गर्दन में बाहें डालकर बोली, मैंने इनसे पहले ही कहा था तुम बूढ़े दिखाई देते हो मगर बूढ़े नहीं हो। लेकिन ये दोनों तुम्हारी असलियत मालूम करना चाहते थे। अब हमें मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? यही कि तुम जवान और बूढ़े के भेष में घूम रहे हो। कम ऑन, मैं तुम्हारे साथ होटल में रात गुजारूंगी। मैंने उसकी बाहें गर्दन से अलग की, उसे पीछे हटाते हुए कहा, रात गुजारने के लिए ये 2 जवान काफ़ी हैं, जाओ यहाँ से। वो बोली, ये दोनों मेरी सिस्टर के मुलाजिम हैं। मैं मुलाजमों के साथ रातें नहीं गुजारती। जिसे पसंद कर लेती हूँ उसका पीछा नहीं छोड़ती। दरअसल मेरी सिस्टर तुम पर 1000 जान से आशिक हो गई है। वो तुम्हें बुला रही है, लेकिन मैं तुम्हें उसके पास पहुंचाने से पहले अपनी एक रात रंगीन कर लेना चाहती हूँ। तुम्हारी सिस्टर कौन है? सिस्टर मौत का दूसरा नाम है। उसकी इतनी ही तारीफ है कि उसके पास जाने वाला फिर अपनी दुनिया में लौट कर नहीं आता। उसने फिर आगे बढ़कर मेरी गर्दन में बाहें डाल दी। इससे पहले कि मैं उसे अलग करता, मुझे अपनी गर्दन में सुई चुभने का एहसास हुआ। चश्मे ज़दन में जैसे मेरे अंदर आग भर गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं चकरा कर रेत पर ऐसा गिरा कि फिर उठ ना सका। अपनी ज़ात से गाफिल होता चला गया। क्या ये ख्यालख्वानी ना करने की सज़ा थी? अगर मैं टीना और उसके साथियों के ख्यालात पढ़ लेता तो इन नौजवानों के हाथों यूं बेबसी से ज़मीन बोस ना होता। ये तो कोई बात ना हुई कि ख्यालख्वानी करूं तो महफूज रहूं, ना करूं तो शामत आ जाए। इस बार ऐसी शामत आई थी जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। मेरे वजूद को नाबूद कर दिया गया था। मैं जिंदा था मगर कहीं नहीं था। पहले सोनिया को मेरी गुमशुदगी का इल्म हुआ। उसने आला बीबी, किबरी और अल्पा से कहा। वो तीनों ख्यालख्वानी के जरिए मुझे तलाश करने लगे। उन्हें मेरा दिमाग नहीं मिल रहा था। उन्होंने सोचा शायद मैं बेहोश हूं या कोमा में हूं। आज नहीं तो कल जरूर मुझसे राब्ता होगा। लेकिन 2 दिन गुजर गए, कहीं से किसी तरह भी मेरा सुराग नहीं मिल रहा था। सोनिया ने परेशान होकर जनाब तबरेजी से मिन्नत की कि मेरे बारे में उसे कुछ बताया जाए। उन्होंने बेबसी से कहा, यह कुदरत के भेद हैं, मैं जुबान खोलने से कासिर हूँ। काश मैं कुछ कह सकता। वो आलमुल गैब है, वही जानता है। वाकई ये क्या भेद है, मैं कहाँ हूँ? यह अजब मामला था कि मुझे अपनी खबर नहीं थी। अगर मुझे मौत आ जाती तो मेरे अपने ख्याल ख्वानी करने वालों को यकीन हो जाता कि मैं मर चुका हूँ। लेकिन वो यकीन के साथ समझ रहे थे कि मैं इस दुनिया में कहीं सांस ले रहा हूँ, मगर यह सुराग नहीं मिल रहा था कि कहाँ हूँ। 2 दिन और 2 रातें गुजर चुकी थी। यह अंदाज़ा किया जा सकता था कि मुझे ट्रैप करने वाले हांगकांग से बाहर कहीं ले गए हैं। मुकद्दर के तमाशे बड़े दिलचस्प होते हैं। अब तक दुश्मन मेरी तलाश में थे कि मैं किस मुल्क में हूँ, अमेरिका की कैद में हूँ, उज़्बेकिस्तान में हूँ या माली के किले में। अब मेरे अपने मुझे तलाश कर रहे थे कि मैं कहाँ हूँ। यह समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे तलाश किया जाए। कई तरह के सवालात पैदा हो रहे थे कि अमेरिका और उसके हवारी ममालिक के अकाबरीन ने मुझ पर गालिब आकर मुझे गायब किया है। अगर वो मुझ पर गालिब आ जाते तो फ़ख्र से ऐलान करते कि उन्होंने असल फरहाद को कैदी बना लिया। यह भी तो हो सकता है कि अब वो कैदी बनाकर मुझे अदालत में पेश ना करना चाहते हो। उन्होंने बड़ी राजदारी से मेरा ब्रेन वॉश किया हो, मेरी याददाश्त और मेरी टेलीपैथी का इल्म मुझसे छीन लिया हो और मुझे कहीं कैदी बना रखा हो। एल्पा, आला बीबी और किबरिया अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले नंबर 3 और नंबर 7 के अंदर जाकर उनके चोर ख्यालात पड़ चुके थे। अगर उनके अकाबरीन ने मुझे कैदी बनाया होता तो ये राज उनसे छुपा न रहता। उनके जरिए मेरे अपनों को मेरा सुराग मिल जाता। वो तमाम दुश्मन मेरी गुमशुदगी से बेखबर थे। अगर वो बाखबर होते तो उज़्बेकिस्तान में और माली के किले में अब तक मुझे तलाश ना करते रहते। 2 दिन और 2 रातें गुजरने के बाद भी वहाँ उनकी तलाश जारी थी। वैसे मुझे बता देना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ और किस हाल में हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ? कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। किसी पागल के बारे में कहा जा सकता है कि उसका दिमाग चल गया है। वो बेतुकी बातें करता है, न खुद को पहचानता है न दूसरों को। शायद मैं पागल हो गया था, खुद को नहीं पहचान रहा था, या फिर मेरी याददाश्त गुम हो चुकी थी। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी भूल चुका था, या फिर तनवीमी अमल के ज़रिए मेरे जहन से मेरी पिछली ज़िंदगी मिटा दी गई थी।